हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। @ड्रीम CSC के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आप सभी जो लोग भी 2025 में पेपर देने वाले हैं उन सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज़ बहुत वैल्यूएबल होगी। और इस वीडियो को बनाने का जो क्रेडिट है वो जाएगा विज़न IAS को, क्योंकि कंटेंट उनका यूज़ किया जा रहा है। तो आई होप ये जो टेस्ट सीरीज़ मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तो ये आपके 2025 के प्रीलिम्स को निकलवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी और आपका कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कराने में हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना। और जिनके भी कमेंट होते हैं वो जिनका भी कोई डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप लोग मेरा ये टेलीग्राम चैनल @ड्रीम CSC और या इंस्टा ID ये फॉलो आप कर सकते हो, harish_69696 टेलीग्राम ID मैंने बता दिया आपको, ये फॉलो कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी और मेरे यूट्यूब के प्रोफाइल पेज में भी आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। और ये इस वीडियो का जो है टेस्ट 2 का पार्ट 2 है। टेस्ट 2 का पार्ट 2 शुरू हो रहा है यहाँ पे, ओके। और इसके अब लास्ट जो 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो यहाँ पे स्टार्ट किए जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन के शुरू करते हैं 50 से। हमने बाकी इसके 50 क्वेश्चन करा दिए। और जो लोग भी नए हों वो पहले के जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब बाकी के जो पहले मैं 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से भारत में संघवाद का उल्लेख और परिभाषित किया गया है। तो अब देखेंगे भारत के जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि राज्यों का संघ होना चाहिए। तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया हुआ है, ना कि संघवाद को परिभाषित उल्लेखित किया गया है। तो इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखेंगे, बोमईवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने संघवाद को संविधान की मूल विशेषता के रूप में वर्णित किया था। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। देखिए एक्चुअली जो यहाँ पे इसमें पूछा हो कि संघवाद को, ठीक है, बोमईवाद में 1994 में, जाकि जो कि मूल विशेषता के रूप में ये क्या है, केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल को जो हुआ था 1973 वाला, उसमें दिया गया था मूल संरचना का वो सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका मूल विशेषता के रूप में यहाँ संघवाद को परिभाषित किया गया था। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 सही है। तीसरा है कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संघवाद की एक विशेषता है। देखिए व्हाट इज द प्रतिबद्ध न्यायपालिका। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका पहले क्या होती है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखने की बात करता हूँ। देखिए ये क्या करती है, सरकार की नीतियों को सरकार के अनुरूप अपना निर्णय देना। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, निर्णय देना। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब, प्रतिबद्ध का वर्ड यहाँ पर हम देखेंगे तो ये प्रतिबद्ध किसके प्रति है, सरकार, ना कि जनता के प्रति। यानी सरकार ने कोई कानून बनाया तो ये सरकार की जो कानून है उसके हिसाब से ही ये चलेगी, इनकी उसके अनुरूप ही ये कार्य करेगी। तो इस तरह से ये होगा। ये क्या करेगी, ये जो कानून है, कानूनों और संविधान प्लस में जो संविधान है, ठीक है, संविधान की जो व्याख्या है वो करेगी। इसकी व्याख्या किसके अनुरूप करेगी, यानी कि संविधान के अनुरूप, ठीक है। तो आप यहां समझ लीजिए क्या है प्रतिबद्ध न्यायपालिका। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संघवाद की विशेषता है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप समझेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इसके लिए आंसर आता है सिर्फ इसका केवल A। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो प्रतिबद्ध न्यायपालिका को। अच्छा, भारत में कौन सी न्यायपालिका की बात करता है, तो भारत में न्यायपालिका की बात करता है स्वतंत्र न्यायपालिका एक संघवाद की विशेषता है भारत में, ठीक है। तो भारत में संघवाद की विशेषता क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका यहाँ पे हो जाता है। और कैसी न्यायपालिका है, और एकीकृत न्यायपालिका है यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ लेंगे, इस तरह से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप भी अपने हिसाब से पहले क्वेश्चंस को कीजिए, फिर अपना आंसर आप अपने पास एक कॉपी लिखिए, उसमें लिख लीजिए। फिर जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर उससे आप मैच करके देखिए कि आपने किस हिसाब से सोचा था। फिर अगर कोई डाउट फिर भी बना रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे 53। पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पर पूछेगा ये भारत के संविधान के भाग 9
के तहत राज्यों के लागू करने का अनिवार्य, देखो ये वर्ड बहुत अंडरलाइन करने होते हैं जी, अनिवार्य पूछा हुआ है। कुछ ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं जो स्वैच्छिक होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अनिवार्य होते हैं। यहाँ पर बात कर रहा है, जैसे बात कर रहा है पंचायतों, पहले पंचायतों का क्या 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था 1992 में, तो वहाँ से स्थानीय शासन की शुरुआत मानी जाती है। तो पंचायत और 74th जो है वो भी सेम टाइम पे हुआ था, वो उसके लिए हुआ था नगर पालिका वगैरह के लिए, यानी कि शहरों के लिए, ठीक है। तो आपको एक तो ये चीज़ें याद करनी है। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन है अमेंडमेंट हुआ था, इसमें कहाँ से आर्टिकल 243 से 243O तक जोड़ा गया था। तो आप एक बार इन आर्टिकल्स को थोड़ा सा सरसरी निगाह से जरूर देखना चाहो तो देख सकते हो। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना है। आरक्षण, अब देखिए अनिवार्य पूछा हुआ है, अनिवार्य नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ये कैसा प्रोविज़न है, ये स्वैच्छिक है। अब ये पंचायत के डिपेंड करता है राज्य के ऊपर कि वो वहाँ पे पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया कौन होंगे, लेकिन पिछड़े वर्गों को भाई स्टेट के डिपेंड करेगा कि स्टेट आरक्षण देना चाहेगा या नहीं जाएगा, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा होगा ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन, सभी सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, हाँ भाई ठीक है, ये विशेषता मानी जाएगी। तो 2 है, ये अनिवार्य है भाई। ये त्रिस्तरीय यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी, किसने बात की थी, ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी। सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2024 का जो अभी पेपर हुआ है उसमें भी रिपीट हुआ था, ठीक है। वहाँ पे स्टेटमेंट चेंज था, बट ये चीज़ें तीनों थी कि ग्राम और मध्यवर्ती और जिला। वहाँ पे एक ऑप्शन था न्याय पंचायत, तो न्याय पंचायत का ऑप्शन नहीं था, तो वो गलत था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना, तो ये भी उसका स्वायत्त निर्णय है, ठीक है। पंचायतों को भाई वहाँ पर जो चुंगी लेना, आप देखे होंगे कभी किसी इधर आसपास के शहर से निकलते होंगे तो बाहर एक पंचायत में चुंगी ली जाती है, 20-25 रुपए की एक स्लिप काट के दी जाती है आपको, तो ये अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो इसका जो है स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर बनता है बी ओनली, यानी कि केवल एक, यानी कि स्टेटमेंट 2 सही हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, राज्य की विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेती है। तो देखिए ये यहाँ पर चुनाव में भाग नहीं लेती है विधान परिषद, ठीक है। और दूसरा है विधान परिषद बजट पर चर्चा और अनुदान की मांग पर मतदान कर सकती है। देखिए मांग पर मतदान नहीं कर सकती है, मतदान नहीं करेगी, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाता है, ठीक है। सिर्फ चर्चा जरूर कर सकती है, चर्चा कर सकती है पर मतदान नहीं कर सकती, तो ये भी यहाँ का गलत हो जाता है। तीसरा है विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को नहीं हटा सकती, तो ये सही होगा। देखिए भैया विधान परिषद नहीं, देखिए जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो विधानसभा अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित करेगी तो आपकी जो मंत्री परिषद है वो हट जाएगी, ठीक है। लेकिन विधानसभा, ठीक है, अब ये गलत हो जाएगा। विधान परिषद अविश्वास पारित करके मंत्री परिषद को नहीं हटा सकती, विधानसभा हटा सकती है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे पहला भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। तो कितना सही है, ये तो सही है, तो केवल एक, यानी कि ऑप्शन जो 3 स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। और विधानसभा की अनुशंसा पर एक और मैं आपको बताता हूँ, विधानसभा अगर अनुशंसा करती है तो विधान परिषद को समाप्त करवाया जा सकता है, विधान परिषद को समाप्त करवाया जा सकता है राज्य में, ठीक है। और विधान परिषद को क्या माना जाता है, देखिए विधान परिषद कौन सा है, विलंबकारी चैम्बर के रूप में माना गया है इसे, ठीक है, विलंबकारी चैम्बर के रूप में माना गया है। और ये कैसे ओनली परामर्श, ये है यार, ये सिर्फ परामर्श दे सकते हैं, तो परामर्शी निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है इसको, इसके पास ज़्यादा राइट्स नहीं होते हैं। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और क्वेश्चन नंबर 54 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में क्वेश्चन है। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए राज्य के उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। तो यहाँ पर जो है नियुक्ति जो कौन करेगा, उसकी नियुक्ति कह रहा है भाई, देखिए राज्य के महाधिवक्ता की बात कर रहा है,
ठीक है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, ये राज्यपाल करेंगे, तो सिफारिश पर नहीं की जाएगी, तो ये गलत हो जाता है, नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ठीक है, आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, उसे 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहने और 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। तो ये गलत है, यहाँ पर जो दिया हुआ है संविधान में 5 वर्ष नहीं, ये 10 वर्ष तक का न्यायिक पद पर रहने का अनुभव होना चाहिए उसको। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा है, वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। उस कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, ये भी ठीक है। तो इसलिए 2 बनते हैं ठीक। अब देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने में ऐसे समझ सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखिए पहली बात तो राज्य का महाधिवक्ता है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। अगर आपको इतना भी पता था तो आप समझ सकते हो भाई जब प्रसाद पर्यंत इसके बना हुआ है तो राष्ट्रपति क्यों नियुक्ति करेगा, अगर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा, तो ऐसे करके ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता था। आंसर इसका हो जाता है बी, यानी कि 3 और 4 इसके स्टेटमेंट ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली NECAR-19 थेरेपी का उल्लेख किससे संबंधित है। तो NECAR थेरेपी का संबंध किससे है। देखिए NECAR क्या है, पहली बात तो ये कार्सियोजेनिक थेरेपी होती है, ठीक है। कार्सियोजेनिक यानी कि कैंसर से संबंधित होती है। तो आप यहाँ पर समझेंगे आंसर, देखिए पहले तो कैंसर आपका यहाँ पे आ गया। अब क्या है ये क्या करता है, देखो कार टी सेल होती हैं, ठीक है। टी सेल थेरेपी कहा जाता है इसको। और ये क्या करता है, ये इस कार टी सेल थेरेपी विकसित करती है, क्या विकसित करेगी, ब्लड कैंसर में जो है, अब ब्लड आपका जो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर इसमें क्या होता है, आपको लिम्फोमा प्लस ल्यूकेमिया, ये लिम्फोमा और ल्यूकेमिया जो होता है वो आपका ब्लड कैंसर होता है, उनको टारगेट करने के लिए ये NECAR-19 थेरेपी जो बनाई है, ये थेरेपी बनाई गई है। और ये कार टी सेल थेरेपी होती है। और ये जो टी सेल है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो टी सेल कैसे काम करती है, टी सेल क्या करती है, आपके ब्लड में होती है, जो कि जो कैंसरजेनिक जो आपके वहाँ पे जहाँ कैंसर बनना है उनको जो टी सेल है वो टारगेट करती है, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है, तो उससे संबंधित आपका ये होती है। अभी क्या हुआ है, अभी ये चर्चा में क्यों है, इस थेरेपी को इसने जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसको मंजूरी दे दी। अब इसको मंजूरी देने का कारण क्या है, क्यों इस चर्चा में। देखिए पहली बात तो जब पहले अगर कैंसर का इलाज कराया जाता था तो लगभग 3 से 4 करोड़ की खर्चा आता था, लेकिन अभी इस थेरेपी के आ जाने से ये 30 से 40 लाख रुपए में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे विकसित किसने करवाया है, तो इसे देखिए भैया टाटा मेमोरियल, कौन है, टाटा मेमोरियल, और साथ में IIT बॉम्बे की मदद से इसको साथ बनाया गया है, ठीक है। तो टाटा मेमोरियल और IIT बॉम्बे ने इसमें हेल्प करी है। तो आप समझ सकते हो कार टी सेल थेरेपी है, ब्लड कैंसर से संबंधित है, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर के टाइप हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि देखिए भ्रष्टाचार से संबंधित पूछा हुआ है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। अब भ्रष्टाचार देखेंगे आप, इसमें से देख लीजिए भाई FATF नहीं है तो नहीं, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, हाँ ये ठीक है। बाकी आर्थिक सहयोग और विकास सेक्टर है। ट्रांसपेरेंसी वर्ड से आप समझ जाओगे भाई पारदर्शिता लाना है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा C। अब थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो कंट्री है उस कंट्री के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पे आया है डेनमार्क, जिसमें बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है। 2nd पे आया है फिनलैंड, और 3rd पे आया है न्यूजीलैंड, ठीक है। अब भारत की हम रैंक देखेंगे तो भारत ने 2022 में जो भारत की रैंकिंग थी, 2022 में जो भारत की रैंक थी वो थी 85, और 2023 में बढ़ के वो हो गई है 93। तो देखिए यहाँ पर भारत में, यानी कि ये साबित कर रहा है कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। ओके, अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कब से शुरू हुआ है, कब क्या कर रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1995 से ये रिपोर्ट पर ईयर निकाल रहा है, और जबकि ये बना था 1993 में। कब हुआ था, जब वर्ल्ड बैंक के जो एक्स ऑफिसर्स थे, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक से रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उनके जो कर्मचारी थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर बर्लिन में है। बर्लिन कहाँ की राजधानी है, ये है जर्मनी की, आप ये समझ लीजिए जर्मनी की, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कितने फैक्ट हो गए भाई, पहले सबसे अच्छा स्कोर किसका रहा है, डेनमार्क, 2nd पे फिनलैंड, 3rd पे न्यूजीलैंड। और यहाँ देखेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कब से रिपोर्ट निकाल रहा है, 1995 से निकाल रहा है। 1993 में इसका गठन हुआ था, कब, जब वर्ल्ड बैंक के जो एक्स कर्मचारी थे, यानी कि पूर्व कर्मचारी थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। ये प्राइवेट है, NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, बर्लिन कहाँ की राजधानी है, जर्मनी की। तो आप इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है,
सॉरी, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास उपयुक्त में से कितने विकल्प होते हैं। देखिए राष्ट्रपति विचारार्थ को कैसे कब रख सकता है, पहले देखेंगे राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा, ये आर्टिकल 200 से क्वेश्चन पूछा, जिसमें राष्ट्रपति के पास में कुछ पावर्स बसती हैं कि भाई क्या क्या वो कर सकता है। देखिए वो अब राज्यपाल ने उसके पास भेज दिया, सपोज करिए राज्यपाल ने भेजा तो राष्ट्रपति उसे देखेगा, बिल्कुल ठीक है भाई ये स्वीकृति देने लायक है, स्वीकृति दे दी। दूसरा करेगा राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति रोक भी सकता है, बिल्कुल भी रोक सकता है, सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य विधायिका के सभी प्रकार के विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटाने का निर्देश दे सकता है। तो देखो ये सभी पे नहीं होगा, जैसे धन विधेयक होगा उससे संबंधित ये नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत आपका। तो यहाँ पर राष्ट्रपति कौन सी वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पॉकेट वीटो में एक चीज़ और है, और राष्ट्रपति के पास इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है भाई, नो टाइम लिमिट, यानी कि वो कितने भी टाइम तक अपने पास रख ले उसको, तो उसके लिए कोई समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाता है, इसका आंसर आएगा बी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए ये कुछ सैन्य अभ्यास हुए हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को यूपीपीसीएस की तरह मैं पढ़ाऊंगा कि उसमें डेट भी पूछ लेता है भाई। ठीक है, जैसे सदा तंसी, डेजर्ट साइक्लोन, अल नज़ाह एंड इक्वेरियन किसका हुआ है। तो देखिए सबको पता होगा इक्वेरियन क्या भारत और मालदीव के बीच में होता है। अल नज़ाह कहाँ किसके बीच हुआ, अल नज़ाह जो हुआ है भारत और ओमान के बीच में हुआ, ये दो सही सम्मिलित हैं। लेकिन डेजर्ट साइक्लोन कब हुआ, डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में हुआ है, तो डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में हुआ है, तो इसलिए दो का एक स्टेटमेंट सही है। देन सदा तंसी कब हुआ है, फिर भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। अब हम देखेंगे ये कब हुआ है। पहली बात तो देखिए राजस्थान में एक महाजन नाम से जिला है, वहाँ पे ये घटे हैं, तो दोनों कहाँ पे हुए हैं, ये राजस्थान में हुए हैं। कहाँ पे, राजस्थान का एक जिला है महाजन, वहाँ पर इन दोनों का प्रैक्टिस की गई है, एक्सरसाइज। ठीक है, और ये सदा तंसी कब हुआ है, ये 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक ये शुरू किया गया है। तो अब 29 जनवरी 2024 से लेकर 10 फरवरी 2024 तक सदा तंसी का एक्सरसाइज की गई थी। ठीक है, और दूसरा ये कब किया गया, डेजर्ट साइक्लोन ये किया गया था 2 से लेकर 15, यानी कि 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। ठीक है, 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2024 तक, यानी ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक किया गया है। और इक्वेरियन क्या है, इक्वेरियन हम लगातार 2009 से करते आ रहे हैं। सैन्य अभ्यास करने का फ़ायदा होता है, हम एक दूसरे के हथियारों की जांच करते हैं, एक दूसरे की सेना के साथ में हम समन्वय सहयोग स्थापित करने की बात करते हैं, अगर कभी सेना को साथ में काम करना पड़े। दूसरा, एक दूसरे के जो वेपन्स होते हैं उनको चेक कर लेते हैं, भाई फिर देश खरीदते हैं, भाई इस देश का बेटर वेपन है तो हम वो वहाँ से खरीद लेंगे। ये सारी चीज़ों के लिए ये सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। और दूसरा, मिलिट्री की एक्सरसाइज करने से मिलिट्री भी फिट रहती है। ठीक है, 59 पर हम देखेंगे कि जिला न्यायाधीशों के बारे में पूछा हुआ है। पहले बात तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मैं आपको बार बार एक चीज़ समझाता हूँ कि जिला न्यायाधीश, आपको एक चीज़ समझनी है, जब आपको शब्द समझ में नहीं आए तो उस वर्ड को अच्छे से देख लेना है। पहले समझना है कि जिला न्यायाधीश होता कौन है, जिला न्यायाधीश के अंदर कौन कौन से पद आते हैं। देखिए जिला न्यायाधीश में कौन कौन से, एक तो जो होता है संयुक्त, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, संयुक्त डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज होता है, वो भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, अपर डिस्ट्रिक्ट जज आएगा इसके अंदर में। दूसरा, सिविल कोर्ट वाला जज भी इसके अंदर, सिविल न्यायालय वाला जज भी जो होगा वो भी इसके अंतर्गत आएगा। मैं बाकी के नाम बोल दूंगा। सेशन, यानी कि सेशन कोर्ट, देखिए सेशन कोर्ट का जो जज होगा वो भी इसके अंदर आता है, सेशन जज जो होता है। ठीक है, सेशन, अब आप ये सेशन वाला सजा दे सकता है भाई मृत्यु तक की ना। दूसरा हो क्या, मुख्य प्रेसिडेंसी जज इसके अंदर आएगा, अपर सेशन जज आएगा, सहायक सेशन जज आएगा। हाँ, और सेशन जज जो है, सेशन जज की एक भूमिका, मतलब एक इम्पोर्टेंस है इसकी, क्या विशेषता है, ये कोई भी दंड दे सकता है, कोई भी दंड, चाहे वो मृत्यु दंड ही क्यों ना हो, ये सेशन जज कोई भी दंड दे सकता है। अब आप समझ लीजिए, अब आप ये चीज़ समझ गए थोड़ा सा, अब आपको आगे की बात बताता हूँ, आगे की स्टोरी क्या है। देखिए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिए पहली बात तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ दी गई है, आर्टिकल 233 यानी कि 233 में ये दी गई है। ठीक है, अब ये राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब हम कहेंगे राज्यपाल क्या अकेला कर देगा, और डिस्ट्रिक्ट जज की अगर नियुक्ति करनी है तो नियुक्ति करने के लिए किसी से परामर्श नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा हाई कोर्ट से करेगा, हाई कोर्ट के जज के साथ में परामर्श करेगा ये। ठीक है, तो राज्यपाल हाई कोर्ट के जज से परामर्श करके डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जिला न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। देखिए अब जिला न्यायाधीशों के
प्रशासनिक नियंत्रण जिला न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। ये शक्ति होगी तो आप कॉमन सेंस से लगाओ कि किसके पास होनी चाहिए, हाई कोर्ट के पास। भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उन्हें कौन नियंत्रित करेगा, तो ये हाई कोर्ट करेगा, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा हम स्टेटमेंट देखेंगे, जिला न्यायाधीश के पास मृत्यु दंड देने की शक्ति नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अभी मैंने बताया कि जिला न्यायाधीशों में सेशन जज भी आता है, तो सेशन जज भी कोई भी प्रकार का दंड दे सकता है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर के हिसाब से कितना सही हुआ, ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक इसका सही होगा। अब हम बात करेंगे कि ये अगर मान लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझाता हूँ। अगर मान लीजिए सेशन जज ने कहा कि भैया मृत्युदंड हम दे रहे हैं, लेकिन अब ये जो मृत्युदंड है ना, इसको हाई कोर्ट जो है वो इस पर पुष्टि करेगा, और ये पुष्टि ऐसा नहीं है कि वो मतलब किसी की परामर्श से करेगा, वो खुद भी स्वयं इसकी पुष्टि करेगा, ठीक है। तो ये देखेंगे, और अब आप देखोगे यहाँ पर आपको आर्टिकल बताता हूँ, आर्टिकल 234 और 235, इन तीनों को आप एक बारी ढंग से पढ़ लेना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और अब एक चीज़ और है, यहाँ पर जो जिला न्यायाधीश होता है, यहाँ पर कौन कौन से अधिकार होते हैं, इसके पास में एक तो मूल अधिकार होता है, अपना मूल अपीलीय अधिकार होता है, दूसरा होता है मूल क्षेत्राधिकार, इसका अपना है, क्षेत्राधिकार। दूसरा इसके पास में अपील करने का अधिकार भी, यानी कि आप डायरेक्ट आप इसमें देखिए, आप जैसे कि मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जैसे कि ये हुई न्यायपालिका, हाई कोर्ट, यहाँ पर हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और यहाँ पर हुआ आपके जो तहसील में कोर्ट होता है, यानी कि अब कौन सा बोलता है, तो तीसरे नंबर पे होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अब मान लीजिए ये तहसील लेवल पे होता है, छोटा ब्लॉक लेवल पे मान सकते हैं वैसे। जैसे कि क्या हुआ, यहाँ से किसी ने अपील की, यहाँ पर मतलब यहाँ पे कोर्ट में केस डाला, मान लीजिए इसने ये हार गया यहाँ से केस, और उसके बाद में से अपील करनी, तो अपील कहाँ करेगा, सीधा हाईकोर्ट नहीं करेगा, ये करेगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास में। एक तो ये वाला तो हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा होगा, ये आदमी क्या भी कर सकता है, ये वाला आदमी ये डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकता है, तो इसका मूल क्षेत्राधिकार भी आता है। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं, ठीक है। और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब हाई कोर्ट को इनका पर्यवेक्षी अधिकार होता है, देखिए आर्टिकल मैंने अभी बताया आपको, आर्टिकल 235, मैं अभी क्वेश्चन नंबर 59 समझा रहा हूं। यहां पर हाई कोर्ट के पास में एक होता है पर्यवेक्षीय अधिकार, ओके। तो पर्यवेक्षीय अधिकार यानी कि कैसा, सुपरवाइजरी, सुपरवाइजरी ज्यूडिक्शन होता है इसके पास, सुपरवाइजरी ज्यूडिक्शन होता है। अब सुपरवाइजरी ज्यूडिक्शन के अंतर्गत ही तो प्रशासनिक नियंत्रण करेगा भाई कोर्ट पर। अब ये इसके तहत में एक काम और कर सकता है, देखिए इसके पास में एक पावर और होती है, जो इसके पास है कि ये जो है, अगर इसको इसकी डिस्ट्रिक्ट जज की आपको पदोन्नति करनी है या फिर इसको पदस्थापना करनी है, तो ये क्या राज्यपाल करेगा, हाई कोर्ट के परामर्श से होगा, ये हाई कोर्ट राज्यपाल के परामर्श से करेगा। लेकिन अन्य जो नियुक्ति होती है, जो अलग न्यायिक सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्हें उनकी नियुक्ति में उनकी पदस्थापना और उनको जो है अवकाश वगैरह प्रदान करना, तो वो हाई कोर्ट का काम होता है। तो इसलिए मैंने कहा आप हाई कोर्ट में जो है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, उसके तहत में ये आर्टिकल 234 के तहत में जो अन्य न्यायिक सेवा से जुड़े लोग हैं उनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप आर्टिकल 234 ये आप यहाँ से पढ़ लेना, थोड़ा सा आप खुद से क्लियर कर लोगे। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे बचा है, देखिए इसके मानदंड क्या हैं, अगर जिला न्यायाधीश क्या कर सकता है अधिकतम, इसके मानदंड कौन कौन से मानदंड क्या होते हैं। देखिए जिला न्यायाधीश यानी कि कैसे जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, मैं ये मानदंड यहाँ पर लिख देता हूँ। मानदंड यानी कि जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के, देखिए 7 वर्ष तक ये कम से कम प्लीडर रहा हो। अब प्लीडर कौन होता है, यानी कि एक तरह वकील ही होता है यार, 7 वर्ष तक ये प्लीडर रहा हो और हाई कोर्ट ने इसकी सिफारिश की हो, ठीक है। और तीसरा एक कंडीशन और होती है, ये स्टेट में यानी कि संघ और या राज्य में न्यायिक पद पर या राज्य की किसी सेवा में ना हो, ठीक है। तो 3 इसकी कंडीशंस हो गई, ये 7 वर्ष तक प्लीडर रहना चाहिए, हाई कोर्ट में से सिफारिश होनी चाहिए, तीसरा ये संघ और राज्य की सेवा में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इसकी कंडीशंस हो गई। ये आर्टिकल 233 सब क्लॉज 2 में लिखी हुई थी इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, उच्च न्यायालय ने एक कार्यकारी न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी कम हो तक के लिए की जाती
है। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा हम पढ़ेंगे, ऐसी नियुक्ति का एक संभावित कारण उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति की वजह से उसके पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थता हो सकती है। ठीक है, हम बात कर लेंगे ये दो वाला स्टेटमेंट इसका सही है। भाई मान लीजिए आपका कोई हाई कोर्ट का जज नहीं है तो उसके समय एक कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, अभी काम है कर्तव्यों का पालन करने के लिए तुम एक कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर दो। अब ये कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति क्या होती है, पहले मैं अब आपको थोड़ी सी दो चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। पहली प्रकार के कितने प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, एक तो होते हैं कार्यकारी न्यायाधीश, दूसरे होते हैं जो होते हैं अतिरिक्त न्यायाधीश। ठीक है, अब अतिरिक्त न्यायाधीश क्या होगा, राष्ट्रपति, मैं पहले अतिरिक्त समझा रहा हूँ, राष्ट्रपति कब करेंगे इनकी नियुक्ति, कब करेंगे राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीश की। इन्हें दो शर्तें हैं, दो कंडीशंस जब हो जाएंगी तब इनकी नियुक्ति करेंगे। पहली कंडीशन है कि हाई कोर्ट का जो कामकाज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, यानी कि बहुत बढ़ गया हो, बढ़ा हो, और दूसरा है हाई कोर्ट का जो कार्य है वो बकाया हो, यानी कि पेंडिंग कार्य है उसे कंप्लीट करने का, यानी कि पेंडिंग कार्य ज़्यादा बढ़ गया हो, पेंडिंग कार्य होगा तब, और हाई कोर्ट का कामकाज बढ़ा हो, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए हों, इस वजह से अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ना कि कार्यकारी की। अब मैं कार्यकारी न्यायाधीश आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए कार्यकारी न्यायाधीश के लिए पहली बात तो कोई संविधान में कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट, बट इसे 62 वर्ष होना चाहिए। ये नहीं है जो यहाँ पे लिखा है ना 2 वर्ष या उसके लिए, ठीक है, बट इसकी एज कितनी होनी चाहिए, 60 ईयर्स की ये होनी चाहिए। ओके, अब इसके लिए भी कंडीशंस बनती हैं, दो स्थिति उत्पन्न होती हैं, ये कब नियुक्त किया जाएगा, भाई कब कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। अब मान लीजिए हाई कोर्ट का जो जज था, ये पहले जज थे, अब इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया हो, यानी कि चीफ जस्टिस बना दिया हो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब उसके बाद हाई कोर्ट के जो जज की है ये पद रिक्त हो गया, लेकिन अभी इसको काम तो करना था, तो इसके लिए कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए दूसरी चीज हो, जब कार्य, अब एक कंडीशन हो जाएगी, मान लीजिए हाई कोर्ट का जो जज था ये कार्य करने में, यानी कि कार्य निष्पादन करने में असमर्थ हो, यानी कि असमर्थ हो, तो दोनों की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, ये समझ लेना है। यानी कि अब ये जो हाई कोर्ट का जज है इसके कार्यकारी कब बना जा सकता है, यहाँ पर या तो ये चीफ जस्टिस बना दिया हो और हाई कोर्ट बन गया हो, या फिर कार्य निष्पादन करने में असमर्थ हो गया हो। ठीक है, बस इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस 62 साल की एज दी गई है। दोनों दो कंडीशन में होंगे। दो तरह के न्यायाधीश होते हैं, एक अतिरिक्त न्यायाधीश होता है, एक कार्यकारी न्यायाधीश होता है। अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति भी कामकाज बढ़ गया इसके लिए किया जाता है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और एक चीज़ और है, अतिरिक्त न्यायाधीश के लिए जो है, मैंने बताया आपको, अतिरिक्त न्यायाधीश के लिए 2 साल का टाइम लिमिट है। तो यानी कि इसी के लिए लिमिट दी है कि इसे केवल 2 साल तक के लिए नियुक्त किया जा सकता है, कौन से, अतिरिक्त न्यायाधीश को। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन 61, पेम्बा प्रभाव, व्हाट इज द पेम्बा इफेक्ट, क्या है। तो पेम्बा इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो पेम्बा इफेक्ट क्या है, 1960s में एक बड़े युवक हुए थे, किशोर, इन्होंने क्या है, इरास्टो पेम्बा, ठीक है, इन्होंने एक खोज की थी, इन्होंने ये अध्ययन कर रहे थे व्यवस्थित विज्ञान का ये अध्ययन कर रहे थे भाई। और इन्होंने उस समय खोज की कि भाई गर्म जल की तुलना में जो यानी कि गर्म पानी जल्दी जमता है ठंडे जल की तुलना में। ठीक है, अब इसके रिलेटेड में इन्होंने खोज की थी, और ये अपने साथ एक प्रोफेसर थे, उनके साथ में काम कर रहे थे। ये कहाँ से संबंधित है, ये तंजानिया के थे। ठीक है, तो तंजानिया के थे, बस इतना आपको जानना है। इरास्टो पेम्बा व्यवस्थित विज्ञान के अध्ययन कर रहे थे, उस समय इन्होंने खोज की कि भाई ठंडे जल की तुलना में गर्म जल के तेज़ी से जमने से है संबंध। इन पे इन्होंने रिसर्च की थी 1960 में। बस इतना है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत है नहीं, आपको बस पेम्बा इफेक्ट पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, हाल ही में सुर्खियों में रहे सोलिगा येरावा संबंधित है। देखिए सोलिगा येरावा किससे संबंधित है, अब मैं आपको बताऊँगा। पहली बात तो देखिए, कुछ अभी वहाँ पे आपने देखा होगा कि केरल के वायनाड ज़िले में अभी लैंडस्लाइड हुआ था, तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो येरावा जो है ये जनजाति रहती थी केरला में, केरला के वायनाड ज़िले में रहती थी। ये यहाँ से निकल कर कर्नाटका में पहुँच गई है, कर्नाटक के ज़िले में, यानी कि कौन सा ज़िले में, कोडागू ज़िले में पहुँच गई है जाके। अब हम बात करेंगे तो ये जो सोलिगा, ये कहाँ पर संबंधित है, ये यहाँ पर कर्नाटक का की पश्चिमी घाट में रहने वाले वहाँ के लोकल वो हैं, समूह हैं, यानी कि
अब यहाँ देखेंगे पश्चिमी घाट में रहने वाले देशज समूहों से हैं, इनका संबंध यहाँ से है, पहली बात तो ये आ गया। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि क्यों इनके बारे में जानकारी है। देखिए इनके बारे में एक जानकारी हुई है, इनके जो खाद्य पदार्थ हैं यानी कि जो इनका फूड आइटम्स जो होते हैं और उनका फूड सिस्टम कैसा है, तो इसके लिए एक ये बुक लिखी गई है फॉर्जिंग वाइल्ड एडिबल्स, यानी कि, और ये किसने लिखी है, बाय लिखी है मलेमा निंगोबी। अब आपको बुक्स के नाम तो याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि पीसीएस बहुत नाम पूछ रहा है। प्लस में इनकी हेल्प किसने करी है, हरीशा आरपी ने। ठीक है, अब आप देख लीजिए हरीशा आरपी और मालेमा निंगोमी ने एक बुक लिखी है। क्यों लिखी गई है कि इनके जो खाद्य पदार्थों का सिस्टम है, कैसे खाते हैं, जंगल में जो जहरीले खाद्य पदार्थ हैं उनको ये खाने लायक कैसे बनाते हैं, तो उन सब के लिए, क्योंकि हम आने वाली अपनी पीढ़ी को इस बारे में जानकारी दे सकें, इसके लिए इन्होंने इनके जो सिस्टम है पूरा वो बुक्स में लिख दिया है, सोलिगा और येरावा जनजाति का। तो ये कहाँ पे, पश्चिमी घाट के में रहने वाले देशी समुदायों से है। मैंने बता दी येरावा केरल में रहने वाले थे, अब ये यहाँ पर कर्नाटक के कोडागू जिले में पहुँच गए हैं, और सोलिगा ऑलरेडी कर्नाटक के मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। भारत के संविधान में अनुच्छेद 143 के तहत राय या परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में है। देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद जो दिया गया है। अब इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति मतलब 2 कंडीशंस होती हैं जिस समय वहाँ से राय ले सकता है। पहली बात तो पहले मामले में कैसे होगा, यानी कि पहले 2 स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी तब वो राय ले सकता है। अब ये राय कैसे लेगा यहाँ, यानी कि पहला तो कोई सार्वजनिक महत्व का मामला हो, सार्वजनिक अगर महत्व का कोई मामला हो उसमें राय ले सकता है। अगर इस महत्व में कोई, जैसे इस सार्वजनिक महत्व का मामला, उस पर कोई विधिक प्रश्न उठ के खड़ा हो जाता है भैया, तो इससे संबंधित में राय ले सकता है। तो इसके लिए क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसे राय दे भी सकता है, मना भी कर सकता है, यानी कि वो यस भी कर सकता है, नो भी कर सकता है। उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं सार्वजनिक महत्व के मामले में अगर कोई विधिक प्रश्न उठता है। तो पहली स्थिति तो ये। दूसरी स्थिति क्या है, जैसे यानी कि पूर्व संवैधानिक, जब संविधान नहीं बना था उससे पहले संवैधानिक कोई संधि हो या फिर कोई समझौता किया हो, ठीक है, या प्रसंविदा आदि कोई मामले हों, ठीक है, तो ऐसे अगर कोई मामले होंगे उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है अपना मत देना अनिवार्य है, वो देगा भाई, इसके लिए तो वो बाध्य है, इस पर अपनी राय देगा। लेकिन ये क्या है, ओनली मत देगा, ठीक है, कोई न्याय घोषणा नहीं कर सकता, ये केवल मत देने का अधिकारी होगा। तो इन 2 स्थितियों में राष्ट्रपति यहाँ से 143 के तहत में इनसे हेल्प मांग सकता है, सिफारिश कर सकता है। अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या किसी विशिष्ट उच्च न्यायालय से राय या परामर्श ले सकता है। देखिए आप समझिए, आर्टिकल 143 जो कहता है उच्चतम न्यायालय की बात करता है, ना कि किसी उच्च न्यायालय की, तो ये तो यहाँ पे गलत होगा, वो उच्च न्यायालय से बात ही नहीं करेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इस प्रकार की कोई भी राय या परामर्श प्रकृति में बाध्यकारी नहीं होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं होती है, तो इसलिए स्टेटमेंट इसका 2 ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 64। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मुझे बताना कि अगर मुझसे कहीं गलती होती है तो आप मुझे वो मैसेज करके या कमेंट में बता देना, मैं उससे सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में दबाव समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, दबाव समूह कौन होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो सरकार पर दबाव बनाते हैं। ये कभी कभी कानूनी तरीके से और कभी गैर कानूनी तरीके, दोनों तरीके से दबाव बनाते हैं। अब इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, अभी भैया किसान आंदोलन चला था, ठीक है, तो किसान आंदोलन का एक तरह से दबाव समूह की तरह काम कर रहे थे। सारे किसान दबाव दे रहे थे सरकार पर कि भैया जो तुमने 3 कृषिगत कानून, जो काले कानून की जिन्हें संज्ञा दी गई, उन कानूनों को आप वापस ले लीजिए, ठीक है। तो ये एक तरह से दबाव समूह वर्क करते हैं। अब पहली बात हम समझेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया कि दबाव समूह कैसे होते हैं। देखिए, अब पहला है, दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, सरकारी नीतियों को तो इफेक्ट करेंगे। दूसरा है, राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूहों का लक्ष्य राजनीतिक शक्ति का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करना या साझा करना नहीं है। देखिए, अगर यहाँ प्रत्यक्ष रूप से साझा करना लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो ये थोड़ा सिली मिस्टेक्स हो जाती है, इनको ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब आप देखिए कि दबाव समूह आर्टिकल 19 में ना विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। दूसरा दी गई है आर्टिकल में कि भाई आप धार्मिक
सॉरी शांतिपूर्ण आंदोलन भी कर सकते हो। शांतिपूर्ण आंदोलन करोगे तो भाई एक तरह का आंदोलन ही कर सकते हैं दबाव समूह। अब मैंने आपको ये बता दिया, कभी कभी कानूनी तरीके अपनाते हैं, वैध तरीके अपनाते हैं, कभी कभी गैर कानूनी भी हो जाते हैं। तो आप इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो फिर कभी भी कैसा भी स्टेटमेंट आ जाए आप क्वेश्चन सही कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 चुनावी सुधारों से संबंधित क्वेश्चन आया है। तो चुनावी सुधारों को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जेल पुलिस हिरासत में रहने वाले व्यक्ति मतदाता नहीं रह जाते हैं, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। दूसरा है लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के चुनाव के खर्च की सीमा सभी राज्यों में एक समान होती है। देखिए सभी राज्यों में एक समान होती है। अब इसको तो आप कॉन्सेप्ट से सही गलत कर सकते हो भाई, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यार आप देखिए कि मान लीजिए जैसे सिक्किम जैसा राज्य है, ठीक है, सिक्किम में भाई पॉपुलेशन ही नहीं है, और यहाँ पर आप यूपी में चले जाइए तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पर मान लेते पॉपुलेशन डेंसिटी 100 है, यहाँ पर 10 है, तो क्या बराबर ही खर्चा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बराबर खर्च, एक समान खर्च नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग खर्च है, तो इसलिए ये वाला तो हो जाता है गलत आपका। ठीक है, दूसरा अब हम देखेंगे जेल या पुलिस हिरासत में रहने वाले व्यक्ति मतदाता नहीं रह जाते, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ सकते। अब इसके मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में पहले एक बिहार का हाई कोर्ट ने इन्होंने एक बात कही थी कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर जेल या पुलिस हिरासत में तो वो चुनाव लड़ने के लिए मतलब कि चुनाव नहीं लड़ सकता, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी चीज़ को जो बिहार हाई कोर्ट ने कहा था, इससे सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा था। भाई ठीक है, यानी कि जो आदमी अपराधी घोषित हो गया वो ना तो चुनाव लड़ सकता ना वो मत दे सकता। अब देखिए ये तो दिक्कत हो गई, बहुत सारे राजनेता जितने भी हैं MLA उन पे दुनिया भर के कोर्ट केस होते हैं, दंड कार्रवाई चलती रहती हैं, तो उन्हें खतरा हुआ कि कैसे होगा। तो अब सरकार के सामने दिक्कत आ गई। अब सरकार ने क्या किया, देखिए ये चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है जो 1951 का, इसमें एक धारा है 8 क्लॉज है, 8 धारा 8 क्लॉज 4, ठीक है, धारा 8 सब क्लॉज 4 ये। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहले तो इसे भाई असंवैधानिक घोषित कर दिया था सरकार ने, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या करा है कि 2 और प्रावधान नए जोड़ दिए। किसने? सरकार ने। इनमें अमेंडमेंट कर दिया। अब इन्होंने अमेंडमेंट क्या कर दिया कि पहला अमेंडमेंट में लिखा कि जितने भी मतदाता सूची में दर्ज हैं, जो भी मतदाता सूची में दर्ज है वो व्यक्ति चाहे जेल में हो वो चुनाव लड़ सकता है। अब ये जेल में हो वो चुनाव लड़ सकता है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय को बाईपास कर दिया यहाँ से। दूसरा एक इन्होंने प्रावधान क्या किया कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो भी बात लिखी होगी इसके तहत किसी भी व्यक्ति को यानी कि किसी भी MP और MLA को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि मेरा कहने का मतलब कि MP MLA को तभी अयोग्य ठहराया जाएगा जो वह इस अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित होता है। अब भाई इस अधिनियम के तहत तो जो यानी कि PRA 1951 का एक्ट है, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति अयोग्य होगा उसे तभी चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, ठीक है, अन्यथा नहीं रोका जाएगा। उन्होंने ये चीज़ जोड़ दी, यानी कि अब हाई कोर्ट का इस चीज़ के ऊपर में कोई प्रोविजन नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट का भी मतलब उनका कोई क्षेत्र नहीं रहा। ऐसी चीज़ें सरकार अपने मज़े के लिए करती रहती है क्योंकि उन्हें तो भाई नेताओं को चुनाव लड़वाना है ही, ठीक है, ये कारण है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, परिवार न्यायालय से क्वेश्चन है कि भाई ये परिवार न्यायालय क्या होते हैं। देखिए पहला देखेंगे कि परिवार न्यायालय कब इस्टेब्लिश हुए थे। परिवार न्यायालय जो है 1984 का एक्ट हुआ था, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984, तब ये आया था अस्तित्व में। अब आप एक तो ध्यान रखिएगा 1984 में शुरू हुआ था। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर अथवा कस्बे में एक परिवार न्यायालय स्थापित करे। तो ये इस एक्ट में लिखा हुआ है भाई, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा है भारत में परिवार न्यायालयों को पारिवारिक विवादों, तलाक, अन्य संबंधित मामलों पर सुनवाई का विशेष क्षेत्राधिकार है। अन्य संबंधित मामले में आएंगे जैसे महिलाओं से या बच्चों से या पॉस्को जो रिलेटेड केसेज होते हैं तो वो इसके अंतर्गत आएंगे, तो इसलिए 2 स्टेटमेंट भी ठीक हो जाता है। परिवार न्यायालय के समक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा विवादित पक्षों को प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। भाई ये स्टेटमेंट जो है विवादित पक्षों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है, ये भी यहाँ पे सही हो जाता है। तो इसमें नहीं सही पूछा तो इसलिए इसमें सारे सही थे, ये यानी कि कोई भी गलत नहीं है, तो इसलिए आंसर आएगा इसका D, कोई गलत नहीं है। लेकिन अब देखिए विधि व्यवसायी कौन है? विधि व्यवसायी यानी कि आपका होता है वकील, जिसको आप पैसा देके खरीदते हो, वो इसमें हेल्प आपकी नहीं कर सकता। बट आप किसी को सिर्फ हेल्प ले सकते हो, इससे किसी सहायता ले सकते हो, वो भी कैसे? केवल एक न्याय मित्र के रूप में। कैसे? न्याय मित्र
सूत्र के रूप में एक इससे आप हेल्प ले सकते हो। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये इस एक्ट की धारा 13 में लिखा हुआ है, धारा 13 में ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के तहत में निम्नलिखित में से कौन सा। देखिए, दल बदल विरोधी अधिनियम कहाँ है संविधान में, 10th शेड्यूल में है ये। ठीक है, पहले तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 हुआ था आपका, मैंने बार बार आपको ये बताया भी है। ठीक है, और ये क्यों लाया गया था, ये मेरी विधानसभा के एक MLA थे जिनमें 3 पार्टियाँ बदल दी थी, मिस्टर गहलाल, तो इस वजह से इनका इसके आधार पर इन्हें लाया गया था। ठीक है, तो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये आपको याद रखना है, अब पढ़ेंगे हम इसके बारे में। यह कानून संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों पर ही लागू होता है। भाई देखिए, अब इसको भी हम अभी पार्क कर रहे हैं स्टेटमेंट को, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सदस्य की निर्भरता संबंधी कार्रवाई पर अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये तो सही है भाई। ठीक है, दूसरा है, इस संबंध में निर्णय लेने के लिए पीठासीन अधिकारी को कानून के अंतर्गत 3 महीने की समय सीमा प्रदान की गई है। देखिए, पहली बात तो ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी गई है, नो टाइम लिमिट, यानी कि ऐसे मामले पर निर्णय लेने की कोई समय सीमा नहीं दी गई, तो ये वाला गलत हो जाता है। अब बात करते हैं, यह कानून संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों पर ही लागू होता है। आपको मैंने शायद लास्ट में बताया होगा कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं उन पर ये लागू होता है, उन पर भी लागू होता है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ ऐसे गलत हो जाता है कि मनोनीत सदस्य के ऊपर भी ये है लागू। ठीक है, यानी कि मनोनीत सदस्य अगर 6 माह के बाद अपनी सदस्यता किसी दूसरे दल को देते हैं तो वो उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, बट 6 माह से पूर्व वो अपनी सदस्यता दे सकते हैं, इसमें ये है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कितने सही नहीं है, इसके पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो कितने आंसर बी आएगा, ये दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 है, स्थायी अदालतों लोक अदालतों के बारे में पूछा हुआ है। देखिए, स्थायी लोक अदालतों में पूछा हुआ है पहली बात तो। अब लोक अदालतों के बारे में बात करेंगे। स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार केवल उन मामलों तक विस्तृत है जो प्रकृति में समझौता के योग्य होते हैं। देखिए, अब लोक अदालतें इसीलिए बनाई जाती हैं जो कि पहले लोक अदालतें क्या कर, जो लंबित मामले हैं, यानी कि लंबित, जो अभी क्या है कि दर्ज नहीं हुए हैं, यानी कि मुकदमा जो दाखिल नहीं हुआ है अभी कोर्ट में, उनको यानी कि न्याय व्यवस्था पर वेट कम करने के लिए इसको कॉन्सेप्ट लाया गया था लोक अदालतों। अब लोक अदालतें पहले से ही काम कर रही थी, बट इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1987 में। अब जो मुकदमे दाखिल नहीं है उन्हें यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जो प्रकृति में समझौता के योग्य होते तो अक्सर समझौता ही ये करवाती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, स्थायी लोक अदालतों की स्थापना सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत की जाती है, तो ये गलत है। इनकी जो मतलब स्थापना की जाती है वो की जाती है कानूनी सेवा प्राधिकरण में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप देख लेना, अधिनियम 1987 के तहत इन्हें की जाती है। और इस एक्ट को 2002 में अमेंड किया था, यानी कि 2002 में संशोधित भी कर दिया था। अब इसमें क्या है, लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले भी, यानी कि लोक उपयोगी सेवाओं का भी इसमें जोड़ दिया था। लोक उपयोगी जो सेवाएं होंगी उनसे संबंधित मामले भी इसमें देखे जा सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि लोक अदालतों का महत्व क्या है। इससे पहले भी लोक अदालतें चलती आ रही थी, बस इस समय इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, प्ली बार्गेनिंग से संबंधित है। तो मैं पहले आपको प्ली बार्गेनिंग समझा देता हूँ। तो प्ली बार्गेनिंग है क्या, अब थोड़ा सा मैं इसे आप समझाता हूँ। यहाँ पे कि ये राम है और ये है रावण। ठीक है, ये राम है, ये रावण है। अब रावण ने क्या किया, रावण ने इसे नुकसान पहुंचाया और अब खुद से ही जाके कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैंने किसी को हानि पहुंचाई है और मैंने जुर्म किया है, अपना जुर्म इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसे क्या होगा, सरकार क्या, जो न्याय व्यवस्था है, यानी कि जज क्या होगा, इसे ऑप्शन दे देगा प्ली बार्गेनिंग का, यानी कि अपने पक्ष में तर्क दे सकता है कि अपने बचाव के लिए एक तर्क ये दे सकता है अब न्याय व्यवस्था में। तो ये प्ली बार्गेनिंग है क्या, यानी कि प्ली बार्गेनिंग करनी शुरू कर देगा अभियुक्त जो है। कौन करेगा, अभियुक्त, यानी कि जो गुनहगार है, अगर वो अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद में इसे प्ली बार्गेनिंग का ऑप्शन दे दिया जाता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब इसे ये कब होता है, अभी कैसे शासित होता है, CRPC 1993 और इससे क्या नाम है, एक्ट जो है
CRPC का वो 2017 इसके द्वारा इसे शासित किया जाता है। अब बात करेंगे भारत में प्ली बार्गेनिंग अभियुक्त व्यक्ति का विधिक अधिकार है। देखिए ये यहाँ पर विधिक अधिकार नहीं है, उसे दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया सकता है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इसे दूसरा है कि भारत में विधि व्यवस्था के तहत यह उन सभी अपराधों के लिए उपलब्ध है जिसमें 7 वर्ष या उससे कम अवधि का कारावास या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ये तो देखो गलत हो जाता है, ये 7 वर्ष से अधिक के लिए है। और दूसरी बात, ठीक है, हम इसे बाकी हिसाब से भी सही मानते हैं, तो उन सभी अपराधों के लिए उपलब्ध है जिसमें 7 वर्ष। ये कौन से अपराधों में नहीं होता, जैसे कि पॉस्को, अगर पॉस्को कोई लगा हुआ है, कोई स्त्री से रिलेटेड अलग है, कोई यानी कि महिलाओं से संबंधित एक्ट है, तो मतलब कोई कृत्य उसने किया है, तो उसमें इसे प्ली बार्गेनिंग का वो ऑप्शन नहीं दिया जाता, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा, भारत में प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया अभियुक्त द्वारा शुरू की जाती है। तो मैं आपको राम और रावण का कॉन्सेप्ट से समझा चुका हूँ कि प्ली बार्गेनिंग अभियुक्त के द्वारा शुरू की जाती है। तो किसमें, CRPC का जो सेक्शन है, सेक्शन 265B के तहत शुरू की जाती है। अब इसे भारत में कब जोड़ा गया, यार ये जोड़ी गई है जो है दंड प्रक्रिया अधिनियम 2005 दंड प्रक्रिया अधिनियम 2005 के तहत इसे जोड़ा गया था, ठीक है। अब शासित कहाँ से होती है, CRPC 1993 और एक्ट 2017 का जो है वहाँ से ये शासित होती है। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे प्ली बार्गेनिंग। और प्ली बार्गेनिंग आप यहाँ पे ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा, आगे भी ये क्वेश्चन आने वाला है प्ली बार्गेनिंग से संबंधित। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। तो निर्यात उत्पादकों पर शुल्क और करों में छूट, रोड टैप योजना से संबंधित कथनों पर विचार करना। देखिए अब रोड टैप योजना क्या है कि RODTEP क्या है, विश्व स्तर पर स्वीकृत सिद्धांत है जिस पर आधारित है कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। देखिए यार, अगर कोई चीज़ भेजी जा रही है भारत की सीमा से बाहर, तो भाई उन पर जो कर हमने लगाए हैं, जो शुल्क लगाए हैं, उनको तो नहीं ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, ये विश्व स्तर पर एक्सेप्टेबल है, ठीक है। दूसरा है, रोड टैप योजना के अंतर्गत निर्यातकों को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर अंतर्निहित उन शुल्कों और करों का पुनर्भुगतान कर दिया जाता है जिन्हें अब तक वापस नहीं किया जा रहा था। बिल्कुल सही है। इस योजना को इसीलिए शुरू किया गया है कि भाई जो यहाँ पर तीनों लेवल केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर कुछ टैक्स, कर वगैरह जो लग रहे थे, उनका पुनर्भुगतान कर दिया जाए जो अभी तक वापस नहीं दिए जा रहे थे। यानी कि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, यानी कि भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, इसके अंतर्गत शुल्क स्क्रिप गैर हस्तांतरणीय होते हैं, ठीक है। अब इसे मैं आपको समझा दूंगा, गैर हस्तांतरणीय होते हैं, सही स्टेटमेंट है। तीसरा, चौथा, शुल्क स्क्रिप्ट का उपयोग केवल मूल सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। पहले ये तो यहाँ पे गलत हो जाता है। देखिए पहले बात तो हम स्क्रिप्ट को समझाते हैं। स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट एक दस्तावेज होता है। कैसा दस्तावेज होता है, ठीक है। मैं आपको इसे समझाऊंगा। ये लाइक एक स्क्रिप्ट जो है एक दस्तावेज की तरह होता है। इसे गैर हस्तांतरणीय बनाया जाता है अंतर्गत शुल्क के तहत में। अब कैसे बनाया जाएगा, जैसे RODTEP क्या है, RODTEP ये क्या है कि करता है एक ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट की तरह है, ठीक है। तो ये ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट है क्या, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप देख लेना। तो इसमें क्या होता है, एक डॉक्टर की पर्ची की तरह है। अब देखो अमेरिका में क्या होता है, जैसे आप पेशेंट ने डॉक्टर के पास में जाके दिखाया मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, उसे एक स्क्रिप्ट तैयार करके दे देगा। उस पर कुछ भी नहीं लिखा होगा, यानी कि मेडिसिन पे उसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा होगा। उसके पास सिर्फ एक लाइक QR कोड होगा या एक नंबर का कोड दिया जा सकता है उसको। अब वो क्या करेगा, उस कोड को लेके जाएगा, मेडिकल स्टोर पे दिखाएगा, मेडिकल स्टोर अपने सिस्टम में उसे डालेगा, तो उसके पास प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा वहाँ पे कि भाई इस व्यक्ति को ये दवाइयाँ दी जानी है। तो यानी कि ये ट्रांसफरेबल है। यहाँ पे देखो कोई किसी उस तरह से उपयोग नहीं किया गया। दूसरा एक गैर हस्तांतरणीय होता है, यानी कि जिसका है उसी वही करेगा, या किसी को दूसरे को वैसे नहीं ट्रांसफर कर सकता। तो इसलिए तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। इसी के आधार पर एक ही पर्ची की तरह बनाया गया है ना, जिससे कि अब ये भारत में देखो अधिकांश क्या है, इसको ना विकसित देशों में यूज़ किया जाता है, लेकिन अब ये RODTEP योजना के तहत में भारत में भी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं लोग। ओके, आई होप इसे समझ पाए होंगे। थोड़ा सा बाकी आप देख लेना अभी। और देखो इसको शुरू कब किया गया था, देखिए पहले इससे एक और है, मैं थोड़ा सा रह गया था बताना, वो बता देता हूँ। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम थी ये,
MEIS को, इस MEIS को हटा के ये आया है रोड टैप, यानी कि इसको प्रतिस्थापित करके लाया गया है। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ में होंगे। तो इसके तीनों स्टेटमेंट ये सही है, तो इसके 3 सही है, चौथा गलत है। स्कूल को मूल सेवा शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ओके, बाकी जिसको भी देखो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो वो थोड़ा सा गूगल करिए, उसकी हेल्प ले लीजिए, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा इदाते आयोग क्या है? इदाते आयोग के बारे में पूछा था। इदाते आयोग का क्या है पूरा नाम था भाई साहब? थे ये भीखू राम जी इदाते, भीखू राम जी इदाते थे। क्यों बनाया गया था इस आयोग को? ये क्या SC ST OBC श्रेणी से बाहर जितने भी लोग थे, इस श्रेणी से बाहर जितने भी लोग थे उनके समुदायों की पहचान करने के लिए बनाए। यानी कि इनकी समुदायों, यानी कि जो बाहर यानी कि घूमंतु जाति हो समुदाय थे, इनके बारे में बताया, तो इन श्रेणी से बाहर थे। ठीक है, इनका डेटा इन्हें तैयार करने के लिए बनाया गया था। अब देखिए, अब इसमें समझ लेंगे कि भाई SC ST OBC श्रेणी के बाहर। अब देखिए OBC इसमें आ गया, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट जवाब दे, ये भी गलत है, पूर्ण खाता परिवर्तन है, तो ये स्टेटमेंट A इसका सही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे OBC श्रेणी के लिए बनाया था, मैं आपको बता देता हूँ, जस्टिस सिंधे आयोग बनाया गया था यहाँ पर, यानी कि जिंदे कमेटी बनाई गई थी OBC श्रेणी मराठाओं के आरक्षण के लिए। पूर्ण खाता परिवर्तन से संबंधित तारापुर समिति बनी थी भाई, 1997 में बनी थी, तारापुर समिति बनाई गई थी, तो इससे समझ लेंगे। और इदाते आयोग कब बनाया गया था? इदाते आयोग 2014 में बनाया गया था। आप इसे समझ पाए होंगे। ठीक है, आपके लिए देखिए जितना मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उससे ज़्यादा नहीं है। मैं बात बहुत लंबी बता सकता हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आप समझ लीजिए। इदाते आयोग भाई विमुक्त और घुमंतु जनजातियों से संबंधित जातियों की राज्यवार सूची तैयार करने से संबंधित था। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में भारत सरकार ने अर्जेंटीना में अन्वेषण और विकास के लिए 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक प्राप्त करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब देखिए पहले बात तो आगे की बातें तो फालतू ये लिखी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए पहले तो ये पूछा हुआ है कि 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक। व्हाट इज अ ब्राइन ब्लॉक? ब्राइन ब्लॉक लाइक एक ब्लॉक होता है, उसमें क्या होता है? देखिए पहली बात तो जो खारा यानी कि नमकीन पानी होता है, खारा पानी यानी कि नमकीन पानी होता है। अब इसे कैसे करेंगे? जो लिथियम है उसका यूज़ तो आप समझते होंगे, बैटरी में, सिरेमिक में, चिकित्सा उपकरण में, एरोस्पेस इंजन में किया जा सकता है। अब हम करेंगे लिथियम ब्राइन ब्लॉक की हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी LBB। अब LBB कैसे करेंगे? तो ये क्या करता है, लिथियम, मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। लिथियम और कार्बोनेट और यहाँ पर लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड जो है ये दो इनको अलग अलग करता है, लिथियम कार्बोनेट और लिथियम हाइड्रोक्साइड। कैसे करता है? जैसे ये जो लिथियम के यौगिक होते हैं, इन यौगिकों को ये अलग करेगा, इनको क्या अलग अलग बांट देगा। जब अलग अलग कर देगा तब इन्हें संसाधित करके इन्हें निकाला जाता है, लिथियम और लिथियम कार्बोनेट और लिथियम हाइड्रोक्साइड को। कैसे? ठीक है, एक खारे पानी से जहाँ से लिथियम निकाला जाता है। अब आप समझेंगे भारत में लिथियम कहाँ कहाँ मिल रहा होगा। भारत में लिथियम राजस्थान में है, JNK में है, जम्मू कश्मीर में है, झारखंड में है, ठीक है, और कर्नाटका में है। अब हम बात करेंगे आगे की इसके लिए कि एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। हाँ, ये समझौता किन किन के बीच में हुआ है? ये गवर्नमेंट की कंपनी है वहाँ पे अर्जेंटीना की, और भारत में है काबिल, इसके बीच में, ये दोनों के बीच में समझौता हुआ है। अब हम समझेंगे लिथियम के बारे में। अभी देखो स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे हम पहले, ठीक है, लिथियम के बारे में। अब लिथियम क्या है? लिथियम को 2 स्रोतों से निकलता है भैया, मैं लिथियम को L लिख दे रहा हूँ। एक तो निकलता है चट्टानों से, यानी कि चट्टान से। कैसी की चट्टान होगी? ये कठोर चट्टान होगी। और दूसरा होगा सिंपल तरीके से जो लिथियम मिलता है, लिथियम ब्राइन। इन जो ये दूसरा लिथियम ब्राइन है, इन्हें निकालने के लिए हमने अर्जेंटीना से भाई 5 लिथियम के ब्राइन ब्लॉक निकाले हैं, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी बता चुका हूँ, जिसमें कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड मिला के यौगिकों से अलग अलग करके निकाला जाता है। जो कठोर चट्टान है, यहाँ कठोर चट्टान से जो लिथियम निकाला जाता है उसे खनिज स्पोड्यूमिन कहा जाता है। खनिज स्पोड्यूमिन क्या कहा जाता है? ये हो गया आपका लिथियम। अब देखिए जो लिथियम
ब्राइन है, इसकी एक क्या नाम है, विशेषता क्या है, कैसी जलवायु में बनता है, ये मरुस्थलीय जलवायु में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ मरुस्थलीय जलवायु में इसका लिथियम ब्राइन का निर्माण होता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यह आवर्त श्रेणी में सबसे हल्की धातु और व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, इसे आवर्त श्रेणी में हल्की धातु और व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, अर्जेंटीना पेरू लिथियम चिली लिथियम ट्राइंगल का भाग है जहां 50% से अधिक उत्पाद लिथियम भंडार संकेंद्रित है। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ये सही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर भंडार स्थिर तो है, संकेंद्रित तो है 50% से अधिक, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यानी कि पहला उत्पादक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ये लिथियम का। तो यहाँ आपका समझ लीजिए लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक अगर आ जाता है तो वो कहा जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। अब तीसरा स्टेटमेंट, भारत में अब तक लिथियम का कोई भंडार नहीं खोजा गया। मैंने आपको बता दिया अभी, राजस्थान, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, यहाँ पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो इसके तो A1 2 3 सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 74, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रावधान पूछे हुए हैं यहाँ पर। देखिए ये दो एक्ट हैं, एक 1951 का, एक 1950 का है। ठीक है, तो इन दो हैं एक्ट, इसमें ज़्यादा नहीं 4 पॉइंट्स की विशेषता होगी। एक बार खुद से इनको पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी जितना मैं करवा पाऊंगा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम, देखो मतदाता सूची तैयार करना, ये अब इन्होंने पूछा है 1951, ये क्या है कि ये जो है मतदाता सूची 1950 एक्ट की विशेषता है। दूसरा, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया, ये भी जो है 1950 से संबंधित है। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के संदर्भ में निर्हरताएं, मैं ये है 1951 के एक्ट से संबंधित। तो आप इसको समझ लीजिए कि क्वेश्चन का सी स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरी चीज़ है, अब देखिए 51 से क्या होगा, जो निर्वाचन किया जाएगा इन निर्वाचनों का संचालन किया जाएगा। ठीक है, संसद और विधानमंडल जो है, ठीक है, के सदस्यों की अर्हताएं निर्हरताएं यहाँ पे दी गई हैं। हाँ, और तीसरा है इसमें भ्रष्ट आचरण वगैरह अन्य अपराध से जो विवाद होगा उसका न्याय निर्णय 1950 एक्ट के तहत कहा जाएगा। लेकिन मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाताओं की अर्हताएं क्या होंगी मतदाता के, ठीक है, ये सब 1950 एक्ट में दिया गया है। तो आई थिंक आप आई होप इसे समझे होंगे। ठीक है, इसमें 1950 में एक और भी है, सीटों का आवंटन भी दिया हुआ है लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में यहाँ पर सीटों का आवंटन भी 1950 के एक्ट की एक विशेषता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है इन एक्टों पे, ये थोड़ा कंफ्यूज करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ेंगे, यदि विधानसभा में किसी भी पार्टी के स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास निम्नलिखित क्या कर सकता है। देखिए भाई ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, ये पूछा है उन्होंने। भाई जब पूर्ण बहुमत किसी का नहीं कोई पार्टी प्राप्त कर पाती है। देखिए है, विधानसभा में सबसे बड़े दल का गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, वह उसे केवल 6 सप्ताह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कह सकता है। देखिए पहली बात तो इसमें 6 सप्ताह के लिए नहीं होता है, ये होता है सिर्फ 1 माह यानी कि 4 सप्ताह। ठीक है, ये तो 4 सप्ताह में कहता है भैया नियुक्त करने के बाद 1 माह में विश्वास मत आप साबित करके दिखाइए, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है आपका गलत। अगर 1 सप्ताह होता और 4 सप्ताह या 1 माह होता तो बिल्कुल सही होता है। दूसरा स्टेटमेंट में संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने होने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित, देखिए ये कह रहा मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले, अब कैसे कर देगा बहुमत साबित, तो ये वाला तो यहाँ पे संविधान के, और ये दूसरी बात है कि संविधान के अनुसार भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसका गलत हो जाता है। तो इसमें कौन सा सही है भाई, एक भी सही नहीं है। तो ये राज्यपाल मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप राज्यपाल को थोड़ा सा 1-2 बारी जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के संदर्भ में। देखिए अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटा सकते हैं, तो आपको पता होगा, कितनी बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये जो हटा सकते हैं हम सिद्ध के आधार और अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं, संविधान के उल्लंघन के आधार पर हम इसे नहीं हटा सकते। इस पे हटाएंगे हम महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। किसको हटाएंगे हम, राष्ट्रपति को हटाएंगे। अब आप मुझे आर्टिकल कमेंट में बताएंगे कि किस आर्टिकल के तहत इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, और देखो राष्ट्रपति जो है संसद में आदेश उसी सत्र में, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि देखिए मान लीजिए जैसे कि इनको हटाना है, राष्ट्रपति ने कह दिया भाई इन्हें कोई सत्र चल रहा है संसद का, तो राष्ट्रपति ने इन्हें हटाने का प्रस्ताव दिया इसी सत्र में। ठीक है, जैसे मानसून सत्र में दिया, तो उस समय मानसून सत्र में ही
संसद को इन्हें पारित करना होगा। अगर मानसून सत्र के बाद में मान लो जैसे सत्र समाप्त हो गया, अब वो कह रहे हैं कि अगले वाले सत्र में हम पारित करेंगे, तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा और ये इसी सत्र में, यानी कि जिस सत्र में प्रस्ताव उसने राष्ट्रपति ने भेजा है उसी सत्र में ये संसद को पारित करना होगा, ठीक है, और राष्ट्रपति ने आदेश से होगा और ये विशेष बहुमत से पारित करना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पद से हटाने के आधार केवल इसमें 2 हैं, 1 और 2, तीसरा उसमें है, और इसका आर्टिकल आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 76 हम देखेंगे, राज्यपाल की विधायी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ पूछी गई हैं। अब राज्यपाल की जो विधायी शक्ति हैं, जैसे कि हम पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जब विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते तो वे राज्य विधानसभा के किसी भी सदस्य को इस कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। तो देखिए बिल्कुल सही है कि जब वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ना होंगे तो राज्यपाल ही कहेगा भैया ठीक है तुम इसकी अध्यक्षता कर लीजिए, तो ये उसकी विधायी शक्ति मानी जाती है। दूसरा है, वह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर उच्च न्यायालय के परामर्श से निर्णय लेता है। तो देखिए अब राज्य के जो विधानमंडल है सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है, तो वह उच्च न्यायालय के परामर्श से नहीं करता, वो भैया चुनाव आयोग के परामर्श से करता है, ठीक है। तो यहाँ पर है गलत है ये स्टेटमेंट, तो चुनाव आयोग के परामर्श से वो उसकी निर्भरता के संबंध में निर्णय लेगा। तीसरा है, वह राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के 12वें हिस्से को मनोनीत कर सकता है, ये गलत है, 12वें हिस्से को मनोनीत नहीं कर सकता, वो सिर्फ 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो आई होप आप इसको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन का स्टेटमेंट ए। आप लोग भी आंसर देते रहिएगा, बिकॉज आप भी पहले अपने पेन कॉपी में आंसर लगाइए, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, देख लीजिए फिर क्या आपका गलत रहा है सही रहा। निम्नलिखित में से किन विषयों को संविधान की 11वीं सूची में रखा गया है? देखिए 11वीं सूची में लगभग 29 कार्यात्मक विषय रखे गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सारे 29 विषय तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन आई होप मैं इसे एक बारी जल्दी से बोल के ज़रूर आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो इसका आंसर है कृषि है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दिया है, ग्रामीण उद्योग दिया, सार्वजनिक पीडीएस प्रणाली भी वहाँ पे दी है, तो इसका डी आंसर होता है। अब मैं एक बारी नाम ले रहा हूँ सभी विषयों के, तो एक बारी आप ध्यान से सुन लेना, मैं लिख नहीं सकता। पहला है कि कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी सम्मिलित है। दूसरा है भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, चकबंदी, मृदा संरक्षण। तीसरा है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटर शेड क्षेत्र का विकास करना है। और चौथा है पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन। पांचवा मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वनोपज, लघु उद्योग, ठीक है, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग भी शामिल है, ग्रामीण आवासन भी शामिल है, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और संचार के प्रावधान, ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत विद्युतीकरण जो है, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी इसमें शामिल है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है। अब ध्यान दीजिए, प्राथमिक और माध्यमिक, तकनीकी शिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा को भी इसमें शामिल है, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा भी इसी में शामिल है, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार, मेले और स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, दिव्यांग और मानसिक रूप से दिव्यांग जनों का कल्याण, कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव आदि विषय इसमें, ये जो विषय मैंने आपको बोले लगभग 29 कार्यात्मक विषय थे, ये सारे इसके अंतर्गत शामिल हैं। एक बार ये लिस्ट बना के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लेना, समझ में आ जाएगा। तो अब 78 पे पूछा लोकसभा की आचार समिति के बारे में। अब आचार समिति क्या, एथिक्स कमेटी होती है कि सर्वोत्तम रूप में वर्गीकृत करता है। देखिए जांच समिति के रूप में, भाई जांच समिति के रूप में अब मैं बता देता हूँ, ठीक है, आचार समिति जांच समिति के रूप में ही गठित की जाती है, ठीक है। दूसरा परीक्षण व नियंत्रण से गठित, ये परीक्षण और नियंत्रण वाली जो समितियाँ अलग होती हैं। हाउस कीपिंग समिति, ये भी अलग होती हैं। हाउस कीपिंग में जैसे कि सामान्य समिति, सदन समिति, पुस्तकालय समिति, सदस्यों के वेतन वतन संबंधी ये आ जाती है हाउस कीपिंग समिति में। और अन्य जो दैनिक कार्य हैं उनसे संबंधित जैसे नियम समिति आती है, कार्य सलाहकार समिति, ये सब समिति आती है। तो एक बार आप समिति वाला जो है संसदीय समितियां जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि एक आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ स्थायी समिति होती हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। स्थायी समितियां में आपकी जो हैं आएंगी, बाकी सारी स्थायी समितियों में ही आ रही हैं। जैसे लोग, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपकी लोक लेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपकरणों की समिति, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सदर समितियाँ हैं जो होती हैं, उसमें जाँच समिति और सलाहकारी
समितियां आती हैं, ठीक है। तदर्थ भी होती हैं, एक होती है स्थायी, एक होती है तदर्थ समितियां, ठीक है, जो कि विशेष प्रयोजन के लिए गठित की जाती हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 78 आई होप आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 79 देखेंगे। भारतीय राज्यों में क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो देखेंगे भाई इनको ये सही है। आर्टिकल 3 कहता है भैया समय उसकी सीमा परिवर्तित, नए राज्य है उनका नाम परिवर्तन ये सब कर सकते हैं। तो उन्हें कोई भाई राज्यों को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि उनकी अखंडता हो क्षेत्रीय है। तो ये सही है, संसद के पास में अधिकार है इनको कम ज़्यादा करने का। भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ कहा जाता है। देखिए आर्टिकल 3 में ये वही राज्यों का विनाश कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकती है संसद। तो ये भी ठीक है और ये सही बात है, इसी के आधार पर इसे कहा जा सकता है। तो इसका ए आंसर आता है यहाँ पर। आर्टिकल 3 आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अब 80 है, राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए कार्यपालिका का प्रश्न पूछा है। अब आप लोगों को एक चीज़ में थोड़ी सी बैकग्राउंड यहाँ पर समझाने करूँगा कि कार्यपालिका होती क्या। कार्यपालिका एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विधियों का कार्यान्वयन और प्लस में क्या करता है, ये प्रशासन जो है, प्रशासन के जो कार्य हैं उनकी निगरानी करने का काम होता है। अब आप देखो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका विधियों का कार्यान्वयन करवाएगी और प्रशासन के कार्य की निगरानी करेगी। अब विधियों का कार्यान्वयन कैसे करवाएगी, ठीक है, और प्रशासन के कार्य की निगरानी कैसे करेगी, अब आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब पहली बात है, बात कर रहे हैं, देखिए कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद होते हैं। कार्यपालिका के कौन कौन होते हैं, देखिए राष्ट्रपति महोदय होते हैं, PM होते हैं, मंत्री परिषद होती है यहाँ पर पूरी, ये कार्यपालिका के अंग है। राष्ट्रपति कैसे संचालन करवाता है, प्रधानमंत्री कैसे कराता है, मंत्री परिषद अपने अपने राज्य में काम करती है, किस तरह से करवाती है, सॉरी, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। राज्यपाल स्थायी कार्यपालिका का अंग है क्योंकि उसे केवल राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अब देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि भाई राज्यपाल आपने बार बार पढ़ा होगा तो गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, इसका कोई आधार ही नहीं बनता, वो स्थायी कार्यपालिका का अंग है, ठीक है। भैया राज्यपाल को प्रस्ताव पारित करके नहीं हटा सकता, ये तो भैया प्रसाद पर्यंत है, ये तो सिर्फ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति महोदय जब चाहेंगे इसे हटा देंगे, ठीक है। तो और दूसरी बात है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब मैं आपको यहीं पे एक चीज़ और समझा देता हूँ, स्थायी कार्यपालिका। अब स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, सरकार के जो काम होते हैं, यानी कि स्थायी कार्यपालिका जो सरकार के दैनिक प्रशासन से संबंधित जो कार्य होते हैं उनके लिए उत्तरदायी होती है ये, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, सरकार के दैनिक प्रशासन से संबंधित जो होती है वो होती है आपकी स्थायी कार्यपालिका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ, बार बार रिवाइज करवाने का मेरा अर्थ है कि जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ गलत हो गया, भाई राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। दूसरा है, राज्य का मुख्य सचिव राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है क्योंकि राज्य सरकार के निर्णयों के आधार पर उसे हटाया और स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए ठीक है, यहाँ तक तो ये बात सही है कि वो, देखिए अब आप समझिए कि राज्य का मुख्य सचिव कौन होता है, भैया ये IAS अधिकारी होते हैं। तो IAS अधिकारी कौन किसका पार्ट आएगा, भाई कार्यपालिका का आएगा। कौन सी स्थायी कार्यपालिका का अंग आएगा ये। अब इसे राजनीतिक कार्यपालिका में कैसे शामिल हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया आपका, राजनीतिक कार्यपालिका में नहीं सर। ये तो यहाँ का स्टेटमेंट, ये देखो दोनों वर्ड्स को चेंज किया हुआ है एक्चुअली। मुख्य सचिव यहाँ जाता है, राज्यपाल यहाँ जाता है। राज्यपाल राजनीतिक कार्यपालिका में आता है जबकि इसे मुख्य सचिव जो है वो स्थायी कार्यपालिका में आएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट दोनों इसके गलत हो जाते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे, रिपीट करके आप देख लेना, अगर थोड़ा सा उलझन वाला था आप समझ जाओगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। अभी संघ की कार्यपालिका में संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित क्या क्या है, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल। देखिए भैया राष्ट्रपति तो प्रथम आदमी कहा जाता है, भाई ये राष्ट्रपति जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। तो पहले तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष आपने कभी सुना होगा, लोकसभा अध्यक्ष यहाँ नहीं आते हैं। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका भैया, 2 को एलिमिनेट किया, आप 2 एलिमिनेट करिए, आंसर आपका आ गया ऐसे। ये तो पेपर में मेथड करना है आपको, जब आप मेन पेपर में बैठे होंगे उस समय। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री भी और मंत्री परिषद भी, हाँ ठीक है। भारत की कार्यपालिका में भारत के सॉलिसिटर जनरल नहीं आते, यहाँ पर अटॉर्नी जनरल जरूर आते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल होते तो इसमें जरूर आते कि संघीय कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। अब आप देखेंगे संघीय कार्यपालिका संविधान के भाग 5 में दी गई है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना, और आर्टिकल ये दिए 52 to 78 आर्टिकल में ये दी गई है, ओके। तो थोड़ा सा इन आर्टिकल्स को अच्छे से देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले आर्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82।
विधान परिषद के सदस्यों के चयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों को में से मनोनीत किया जाता है जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला, आंदोलन, सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव होता है। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि 1/3 जो होते हैं स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित है। तो भैया ये ऐसा राज्यसभा और विधान परिषद जो हैं इनमें ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है कि SC और ST के लिए स्थान आरक्षित हों। तो ये वाला तो यहाँ आपको गलत हो जाता है। दूसरा थर्ड पढ़ेंगे, संविधान संसद के विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधि बनाने के लिए अधिकृत करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और आप ये देखेंगे बिल्कुल सही हो जाता है। और यहाँ पे देखिए 1/6 तो सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। 5/6 जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। 5/6 जो बचे हुए अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत निर्वाचित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन 82 का आंसर बचता है बी। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए अध्यादेश जारी कब करेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करेंगे। अब इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि अध्यादेश जारी करेंगे, राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी करेंगे। पहली बात तो देखो कुछ मामले भी हैं जिनके ऊपर अध्यादेश जारी करने में दिक्कत होती है। देखिए अब संसद का यानी कि सेम होगा, राज्य वाला भी और संसद वाला भी सेम है। तो देख लीजिए संघ और राज्य का अलग अलग नहीं है, तो कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है। देखिए संसद के दोनों सत्र, लोकसभा या राज्यसभा, या तो दोनों ही सत्र में ना हो, चल नहीं रहे हो, या फिर दोनों में से एक ना हो। क्योंकि अगर विधि बनेगी तो विधि जब बनाई जाती है तो दोनों सत्रों से मंजूरी लेनी पड़ेगी भाई, दोनों से मंजूरी लेनी पड़ेगी तभी ये कानून बनेगा, अधिनियम बनेगा, ठीक है। और दोनों से मंजूरी अब मिलेगी नहीं क्योंकि एक अगर चल रहा है तो भैया दूसरे का वेट करना पड़ेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इस समय क्या होगा, राष्ट्रपति के पास में एक पावर है कि अगर भाई जरूरी मामला है तो उसमें एक अध्यादेश जारी करके कोई नियम बना देता है। अब ये जो अध्यादेश होगा वो बिल्कुल कानून की तरह काम करेगा, इसमें कोई विधि से यानी कि अधिनियम से अलावा इसमें कुछ नहीं है। ये बिल्कुल आदेश कानून की तरह काम करेगा। इसे संशोधित भी किया जा सकता है, ठीक है। अब भाई कानून की तरह काम करेगा, इसे संशोधित किया जा सकता है, इसे निरस्त कर सकते हैं, ठीक है। आप निरस्त भी कर सकते हो इसको। अब हम देखेंगे इसे भूतलक्षी प्रभाव से जारी नहीं किया जा सकता। देखेंगे आप इसे गलत बात है भाई, कोई हम संसद का जो कानून है उसे भूतलक्षी प्रभाव से भी जारी किया जा सकता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है आपका गलत, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके माध्यम से किसी कर से संबंधित विधि में परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। भाई ये गलत है भाई, मैंने आपको पहले ही बताया कानून से संबंधित होता है, इसके मामले से संशोधित किया जा सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। तीसरा है इसे संविधान में संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये वाला सही है, इसमें संविधान में संशोधन तो नहीं कर सकते इससे, ठीक है। तो संविधान में संशोधन नहीं करेंगे। अब इसमें संविधान संशोधन क्यों नहीं, भाई राष्ट्रपति कल को कुछ संविधान में लिख दे अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस वजह से ये है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है एक, केवल एक इसका सही है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। और ये क्यों है, देखिए संसद का जो कई बार क्यों इस अध्यादेश में न्यायालय में क्या चुनौती दी जा सकती है, आप समझिए ज़रा। न्यायालय में इसे चुनौती दी जा सकती है, नहीं बिल्कुल ठीक है, दी जा सकती है। क्यों, अगर मान लीजिए किसी दिन राष्ट्रपति का माइंड फिरा और उन्होंने सोचा कि ठीक है भाई संसद के मामले को चुनौती देने के लिए मैं संसद को बाईपास करूंगा और मैं संसद को बाईपास करने के बाद अपना एक कानून बना दूंगा, ठीक है। तो इसे चुनौती दी जा सकती है किस पे आधार पर, दुर्भावना, यानी कि उसकी भावना गंदी ना हो, दुर्भावना के आधार पर इसे चुनौती दी जा सकती है। यानी कि अध्यादेश को संसद में कोर्ट में दुर्भावना के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 मुख्यमंत्री के संदर्भ में पूछा हो। मुख्यमंत्री के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए वह राज्य सरकार का वैधानिक प्रमुख होता है। अब वैधानिक प्रमुख नहीं होता भाई, वैधानिक प्रमुख कौन होता है, अब देखिए डी ज्यूरे नहीं होता, वो डी ज्यूरे होता है राज्यपाल, ठीक है। अब ये आप देखिए, और जो प्रधानमंत्री होता है वो डी फैक्टो होता है, डी फैक्टो यानी कि एग्जीक्यूटिव कार्यात्मक प्रमुख होता है वो तो, ठीक है। वास्तविक कार्य प्राधिकारी होता है। तो ये तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, आप समझिए डी फैक्टो होता है मुख्यमंत्री, डी ज्यूरे होता है राज्यपाल। तो ये वाला तो आपका गलत हुआ। दूसरा पढ़ेंगे, वह राज्य विधानमंडल में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, मुख्यमंत्री तो उसे बनाएंगे ना जो सत्तारूढ़ दल का नेता हो, ठीक है, दल का नेता होना चाहिए। अब तीसरा है कि मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के बाद अगला मुख्यमंत्री चुने जाने तक मंत्री परिषद सत्ता में बनी रहती है।
तो अगला मुख्यमंत्री चुने जाने तक मंत्रिपरिषद सत्ता में नहीं बनी रहती, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री भी अपनी मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी। अगर मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दिया तो ये भी त्यागपत्र दे देती है, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो जाता है। तो इसका एक सही है, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में। देखिए अभी मैंने आपको राष्ट्रपति बताया था, राज्यपाल के देखो राष्ट्रपति का 1 2 3 और 2 1 3 इसका हो गया राज्यपाल का। ठीक है, अब देखेंगे वह अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब एक सदनीय विधानसभा या द्विसदनीय विधानमंडल राज्य विधानमंडल दोनों सत्र में ना हो। अब आप बताइए कि ये वाला भी मैंने लास्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था भैया, कोई भी सदन 1 या 2 सदन ना हो तब ये प्रख्यापित किया जाएगा, क्योंकि विधि तभी बनेगी जब दोनों सदनों से मंजूरी मिले। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। इन अध्यादेशों को राज्य विधायिका द्वारा अपने पुनः समन्वित होने के 6 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। देखिए 6 माह में नहीं है भैया, ये जब अगर मान लीजिए अधिकतम इसको देखिए, इसके लिए क्या है, ये 6 सप्ताह में होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम 6 सप्ताह में इसे पारित करने की आवश्यकता है। जब राज्य विधायिका अपने पुनः समन्वित होती है तो इसे 6 सप्ताह में करने की, ना कि 6 माह में। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसका आंसर है, इसमें नहीं पूछा हुआ है तो इसलिए आंसर होता है बी। तो इसका बी इसका सही नहीं है। अब आपको एक और चीज़ मैं यहाँ बतानी है कि देखिए एक मैं आपको मैं लास्ट वाले क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझाता हूँ, वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी लगेगा। ठीक है, 83 को मैं दोबारा यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए किस तरह से होगा। अध्यादेश एक मैं बनाने करूँगा, अध्यादेश आया, यहाँ पे आई संसद। अगर संसद सत्र में नहीं है, ठीक है, तब क्या है, संसद आएगी वापस, तब तक कैसे अध्यादेश जारी किया जाएगा। अगर संसद सत्र में नहीं है तो अब अध्यादेश जारी किया जाएगा। अब आप समझ लीजिए, इसे चुनौती दी जाएगी, मैं आपको बता चुका हूँ, दुर्भावना के आधार पर। अब आप यहाँ समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, मैं आपको ये बताऊँगा। संसद हुआ, अब संसद कब करेगी भाई, अब आई जैसे संसद 6 सप्ताह में, 6 सप्ताह में सेम होगा वहाँ पे भी, राज्यपाल वाले में भी 6 सप्ताह में इसे पारित करेगी। ठीक है, अब कैसे पारित करेगी, अगर वो इसे पारित करती है तो ये बन जाता है, इफ़ ये पारित हुआ, इफ़ अगर येस कहा, मान लेते येस एंड नो करके, तो ये पारित हुआ तो यहाँ पे अधिनियम बन गया। अगर पारित नहीं हुआ तो ये अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि एक कॉन्सेप्ट और है कि जैसे मान लीजिए, देखो एक संसद के किसी 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और मुझे जहाँ तक याद है आर्टिकल 85 में ही शायद लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे शायद, मतलब मैं कन्फ्यूज हूँ, इसमें शायद 85 में है, तो दोनों सदनों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होगा। अब मान लीजिए एक सत्र में चल रही है, लगातार एक सत्र में चल रही है, ठीक है, दूसरी अभी है नहीं, तो इसे कैसे होगा, तो इसे अधिकतम कितने अवधि तक के लिए रखा जा सकता है, इसे 6 माह, यानी कि दूसरी जब आएगी, अभी एक तो लगातार कंटिन्यू, एक ही छुट्टी पे है, तो दोबारा तो 6 महीने में आएगी। जब ये दूसरी 6 महीने में आ गई, यानी कि दोनों कंटिन्यूसली चलने लगी, तो अब कितने, अब 6 सप्ताह, अब 6 सप्ताह और जुड़ेंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कि अधिकतम इसको कितनी अवधि में तक रखा जा सकता है, तो 6 माह 6 सप्ताह की अवधि तक इसे रखा जा सकता है। सेम आपको वहाँ पे जो मैं क्वेश्चन नंबर 85 बता रहा हूँ, वहाँ पे भी सेम। आई होप आप समझे होंगे। जब संसद पुनः समन्वित होती है तो 6 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, तो ये वाला गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का कौन सा गलत है, स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो ये सही नहीं है। आई होप आप ये समझे होंगे। नेक्स्ट है राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है और इसे विघटन नहीं होता है, बिल्कुल पता होगा भाई, ये स्थायी सदन है। दूसरा है, संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। देखिए अब कार्यकाल कहाँ निर्धारित है, ये संविधान में निर्धारित नहीं है, ये कहाँ है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तीसरा है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरा, हाँ ये बिल्कुल सही है, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 3 इसका सही आंसर होता है। ओके, पहली बार जब ये सदस्य निर्वाह किए गए थे तो ये पर्ची सिस्टम था, तो पर्ची डाली गई थी, तब उसके आधार पर जिसका नाम आया उन्हें सेवानिवृत्त किया गया था। ठीक है, अब 87 क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत को एक संघीय व्यवस्था माना जाता है, लेकिन इसमें केंद्र सशक्त होता है। तो आपको पता होगा भाई, संघीय व्यवस्था तो माना ही जाता है भारत को। अब भारत राज्यों का एक संघ है, वो है, आपको देखा था
हाँ, राज्यों को जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। बिल्कुल सही बात है भाई, राज्यों को राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो इसलिए इसका एक और दो दोनों सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, उच्च न्यायालयों के पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार पूछा हुआ है। ठीक है, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार, अब ये कहाँ से आता है? उच्च न्यायालयों का पूछा हुआ है, तो इसमें आप देखिए आर्टिकल 227 के अंदर में पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार दिया गया है। अब हम देखेंगे कि सैन्य न्यायालयों न्यायाधिकरणों को ऐसे पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार से छूट दी गई। बिल्कुल देखिए, सैन्य न्यायालय अलग होते हैं, उनसे इनका कोई मतलब नहीं होता, इनको अलग से यहाँ पे छूट दी गई है। दूसरा होता है किसी पीड़ित पक्ष को ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देना होगा। देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि सुओ मोटो, ठीक है, सुओ मोटो की एक धारणा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ऐसा मामला जो हाईलाइट हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर अपने आप ही मतलब एक्शन ले लेता है। तो वो किसके एक्शन लेता है? सुओ मोटो के तहत एक्शन लेता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है जो पीड़ित है उसे प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता हो, कोर्ट अपने आप भी ले सकता है। तो इसलिए 2 वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। इसे केवल न्यायिक पर्यवेक्षण शामिल है, प्रशासनिक पर्यवेक्षण शामिल नहीं। देखिए, ये गलत है, इसमें दोनों तरह का पर्यवेक्षण शामिल है, इसमें न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल है और प्रशासनिक पर्यवेक्षण भी शामिल है। तो इसलिए अब क्वेश्चन में तो दिया हुआ ये दोनों गलत हुए, तो इसलिए आंसर पड़ेगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, उपयुक्त मामलों में से न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार, न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकती है। कितने मामलों में न्यायिक समीक्षा का क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकती है? देखिए, विधायी कार्रवाइयों में बिल्कुल न्यायपालिका उपयोग कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है। भाई, विधायी कार्यों की तो न्यायिक समीक्षा की जाती है, कार्यकारी कार्यों की भी न्यायिक समीक्षा की जाती है, इन दोनों की जाती है। अब आपको देखो कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा? इन दोनों की तो की जाती है, लेकिन प्रशासनिक नहीं है। ठीक है, बट आपको मैंने बताया था कि प्रशासनिक कार्य कार्यकारी कार्यवाही के अंतर्गत आते हैं, तो 3 इसका सही होगा। ठीक है, तो इसके सभी तीनों सही हो जाते हैं। ये कार्यकारी कार्यवाही का भाग माना जाता है, प्रशासनिक कार्यवाही भी। क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ेंगे, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड एंड जेंडर इक्वलिटी इन एंड इक्विटी एंड इक्वलिटी, सॉरी पढ़ने में गलती हुई, तो निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया? भाई, भारत के द्वारा शुरू की गई है ये पहल। भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग के साथ में ये शुरू करी है, तो दोनों ने मिलकर शुरू की है। हाँ, इनकी बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी भाई स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के किस शहर में हुई थी? दावोस में। ठीक है, कैसे क्वेश्चन? हाँ भैया, PCS के लिए पढ़ना है तो 15 से 19 जनवरी के बीच में हुई थी 2024 में, ये ध्यान रखिएगा, डेट पूछेगा, 15 से 24 जनवरी 2024 में हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 91 ग्राम न्यायालयों से संबंध में है। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो है ग्राम न्यायालय, इन्हें क्या है, मोबाइल कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और मोबाइल कोर्ट ने कहा गया, तो और इनकी स्थापना कब हुई थी? एक एक्ट आया था, ग्राम न्यायालय अधिनियम एक्ट 2008 में, 2008 में इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और अब देखेंगे भाई, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति बिल्कुल सही है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्राम न्यायालय में नियुक्ति करती है। और किस धारा में लिखा हुआ है? धारा 5 में लिखा हुआ है। इस आर्टिकल, धारा याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। ग्राम न्यायालयों के पास में आपराधिक और दीवानी दोनों न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, इसे सिविल कोर्ट के बराबर शक्ति प्राप्त है, तो दोनों शक्ति इसके पास प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये कहाँ बनेगा? ये जिले में मध्यवर्ती स्तर पर बनाया जाएगा। ठीक है, अगर ग्राम न्यायालय ग्राम में बनाया जाएगा, जिनकी जनसंख्या कम है वहाँ जिले पर मध्यवर्ती स्तर में इसे बनाया जाएगा। तीसरा है, ग्राम न्यायालयों की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की जाती है, तो ये वाला गलत हो गया। आंसर देखेंगे सी इसका सही है। भैया, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत में लोक अदालतों का उपयोग बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अब आप देख लो कि इसे 2008 में बनाया गया था। हाल ही में सुर्खियों में रहा ज़ॉम्बी वायरस। देखिए, ज़ॉम्बी वायरस क्या है भैया? ज़ॉम्बी वायरस है, बर्फ़ में दबा हुआ वायरस है, बहुत टाइम से दबा हुआ था। अब ये जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बर्फ़ पिघल रही है, आर्कटिक की ध्रुवों की बर्फ़ पिघल रही है, यानी कि तो वहाँ से क्या है, ज़ॉम्बी वायरस जो बर्फ़ में जमा हुआ है उसको हवा में आने का खतरा उत्पन्न हो चुका है। इससे ज़ॉम्बी वायरस चर्चा में बना हुआ है। और ज़ॉम्बी वायरस को बाइबल के अकॉर्डिंग, यानी कि बाइबल में क्या कहा जाता है? बाइबल में कहा जाता है इसे मेथुसेलाह। आपको मेथुसेलाह वर्ड आ जाए, यानी कि तो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ SELAH, यानी मेथुसेलाह क्या है? ये ज़ॉम्बी वायरस है। इसे बाइबल में ज़ॉम्बी वायरस को मेथुसेलाह कहा गया है। अब आप देख लीजिए, इसमें क्या है कि
आंसर में क्या बनेगा, देखिए अब बर्फ़ में जमा हुआ उन्होंने बताया परमाफ्रॉस्ट क्या है, तो परमाफ्रॉस्ट बर्फ़ में होता है, तो जमी प्राचीन वायरस है, बिल्कुल सही है, इसका डी आंसर होगा। टाइम वेस्ट करना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की बात पूछ रहा है। देखिए 3 स्तरीय हमारे यहाँ पे होती है। ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है, बिल्कुल सही है भैया। राज्य जो विधि बनाएगा उस हिसाब से यहाँ पर निर्वाचन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन कराने के लिए जिम्मेदार है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अधीन होता है। देखिए राज्य, देखिए आपने सुना होगा यार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, तो ये इससे स्वायत्त है भाई, दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो इसका निर्वाचन आयुक्त है ये स्वतंत्र व्यक्ति है, ये किसी के अधीन काम नहीं कर रहा है, ये इसके अधीन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा हम देखेंगे न्यूनतम आयु 25 वर्ष, भाई ये भी गलत है। आपको पता होगा पंचायत में इलेक्शन लड़ने के लिए 21 वर्ष की उम्र की ज़रूरत होती है। लोकसभा में पहुँच जाओगे, लोकसभा का इलेक्शन लड़ लोगे, अगर 25 उम्र हो गई, 30 हो गई तो राज्यसभा के लिए बन जाओगे, समझे। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी उम्र क्या है, ओके। तो इसके हिसाब से 2 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गए, सही पूछा है तो केवल एक यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, भुगतान बैंक। तो पेमेंट बैंक के बारे में बताएंगे। तो पेमेंट बैंक क्या है, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए पेमेंट बैंक की एस्टेब्लिश किया गया था। तो कब की थी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। अब नचिकेत मोड़ समिति की सिफारिश पर इन्हें बनाया गया था, और किसने बनाया था, RBI ने इन्हें गठन किया है, ठीक है। अब ये इनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं। एक तो ये ऋण नहीं दे सकती, ये ऋण नहीं दे सकती, ना ये क्रेडिट कार्ड दे सकती है, ना ऋण दे सकती, लेकिन ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, यानी कि सेविंग और करंट अकाउंट की तरह बचत जरूर स्वीकार कर सकती हैं, इनकी सेविंग ये कर सकती हैं। अधिकांश इसकी जो लिमिट है 2 लाख रुपए की लिमिट दी गई है सेविंग करने के लिए। लेकिन एक चीज़ और है, ये आप हर किसी की सेविंग कर सकती है बैंक की तरह, यानी कि NRI अगर आके अपना पैसा आ जाए, मान लो कनाडा से कोई आपका दोस्त आया, वो कहे भैया मैं पेमेंट बैंक में पेटीएम में पैसे डाल लूँगा, तो पेमेंट बैंक में ऐसा नहीं होगा, तो वो NRI उसमें नहीं डाल सकता। ना ही वो अपने पैसे की FD यानी कि सावधि जमा, यानी कि सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट नहीं करा सकता। तो देख लेना, NRI डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट की सुविधा यहाँ पे नहीं दी जाती है। पेमेंट बैंक अपना ATM दे सकती हैं, बिल्कुल दे सकती हैं ये, ठीक है, यानी कि डेबिट कार्ड ये इश्यू कर सकती है। मैंने इसका बैकग्राउंड आपको बता दिया है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चंस को। भुगतान बैंक देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु विभेदित बैंक है, बिल्कुल सही है। देखिए यार, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो आएगा ना, हर किसी के हाथ में आज पेटीएम है, तो ये वही वित्तीय समावेशन है, तो इनकी फाइनेंशियल वित्त की जो धारा है उसमें सब समाहित होते जा रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। दूसरा कथन है, भुगतान बैंकों का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित प्रौद्योगिकी संचालित परिवेश में लघु व्यवसायों, निम्न आय वाले परिवारों, प्रवासी श्रमिक बल तक भुगतान और वित्तीय सेवाओं के प्रसार व्यापक बनाना है। तो बिल्कुल सही है यार, ये भी सही है, ठीक है। और इसी आधार पर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन करती है। देखिए यहाँ पर सबको समाहित कर लिया, लघु व्यवसायों को, निम्न आय वाले परिवारों को, प्रवासी श्रमिक को। अब भाई कोई आदमी यहाँ से जाके मुंबई में जाके कार्य कर रहा है, वहाँ भी वो पेटीएम की फैसिलिटीज ले रहा है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है यार, कितना अच्छा है। तो ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य होता तो ऐसा सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य हो जाता है। अब भाई दल बदल के आधार पर उसे अयोग्य बना दिया तो क्या वो होगा नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये जोड़ा था, ये कब जोड़ा था, ये 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, तो वहाँ पर 2003 में इसको ऐड किया गया था। अगर वो क्या करते थे, पहले दल बदल के आधार पर अयोग्य हो गया, उसे मंत्री बना के इंटर करा लेते थे, तो ये गलत हो गया। तो इसी आधार पर इसे 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, ठीक है। दूसरा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो बिल्कुल सही है। और ये कहाँ लिखा हुआ है, अब मैं बताता हूँ, आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है। प्लीज़ आप लोग आर्टिकल्स याद कर सकते हो, आजकल आर्टिकल भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 96 ये देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा चंद का दमपारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। देखिए चंद का दमपारा की स्टोरी बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, हिरन है, उन हिरनों को यहाँ से हटाया जा रहा है, और हटाने के बाद भी यहाँ पर 2 प्रजातियों को लाया जा रहा है। किसको, एक तो सांबर हिरन है जो वो, और यहाँ पर किस हिरन को हटाया है, कटक से हटाया जा रहा है। कटक में है ये जो अभ्यारण्य है, कटक कहाँ पे है, उड़ीसा में पड़ता है, तो आप आंसर लगा दीजिए उड़ीसा। अब मैं बता दूँगा, सांबर हिरन और यहाँ पर बायसन, यानी कि जिसे गौर कहा जाता है, बायसन गौर, इन दोनों को यहाँ पर लाने की योजना बना रही है उड़ीसा सरकार। अब यहाँ पर थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में मैं बता देता हूँ। उड़ीसा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मैं बोल के बता देता हूँ, बस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर है, यहाँ पर
ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, तीनों प्रकार की ऋतु होती हैं। वनस्पति यहाँ पर सदाबहार है, पर्णपाती है, अर्ध सदाबहार वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अधिकांश सब तरह की वनस्पति पाई जाती है। आई होप आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। राज्य विधान मंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर प्रावधानों में से कितने भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। आपको समझिए राज्य विधानमंडल में भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से, ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन करके आप पढ़ना चाहिए, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर ज़्यादा जल्दी होंगे। स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो वह अपनी सीट छोड़नी पड़ती है क्या उसको। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है भैया, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 190 में। तो क्या ये संविधान में आएगा या नहीं आएगा, प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल आएगा। दूसरा है राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये आर्टिकल 174 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और आपका संसद का मैंने कितना बताया था, 85 आर्टिकल बताया था, एक बार इसे आप वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तीसरा है 25% सरकारी हिस्सेदारी वाले निगम लाभ का पद धारण करने वाला कोई सदस्य अयोग्य होगा। अब ये कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये PRA यानी कि 1951 पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें लिखा हुआ है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और इस संविधान में कैसे लिखा हुआ, संविधान में एक नियम के अंदर लिखा हुआ है, एक अधिनियम है उसके अंदर लिखा हुआ है। तो संविधान में प्रत्यक्ष रूप से पूछा हुआ है भैया, ये प्रत्यक्ष रूप से किसी आर्टिकल में थोड़ी लिखा हुआ है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा है 4th है राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में शामिल होना चाहिए। भैया ये भी इसी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आएगा 2, केवल 1 और 2 संविधान में प्रत्यक्ष रूप से। अगर अप्रत्यक्ष पूछा होता तो दूसरे वाले सही हो जाते, 3 और 4 स्टेटमेंट सही हो जाता। निम्नलिखित में विचार करना है कि पंचायत मध्यस्थता और सौदा प्ली बार्गेनिंग क्या है। तो उपयुक्त में से कौन से साधन वैकल्पिक विवाद समाधान का तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए आंसर लगाएंगे तो अब वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र क्या है, यानी कि देखो आर्बिट्रेशन यानी कि पंचायत के द्वारा भैया किया जाता है यार, एक मध्यस्थता दी जाती है, जो मुकदमे हैं वही आपस में बात करके समाधान निकाल लो, अब अपने आप कर लो, ये किया जाता है। तो इसलिए ये दोनों इसके आंसर होते हैं 1 और 2। ठीक है, तो इसका कौन सा सही नहीं है, तो केवल 1 सही नहीं है, 3 सही नहीं है। अब मैं बात करूँ प्ली बार्गेनिंग, मैंने आपको पीछे समझा दिया है राम रावण का एग्जाम्पल देके। अभियुक्त द्वारा शुरू की जाती है, कोई विधिक अधिकार नहीं है, और अपवाद भी हैं इसके कि कहाँ शुरू नहीं किया जाता, कि पॉस्को एक्ट महिलाओं के संबंधित एक्ट में नहीं जारी की जा सकती प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, इसे कब ऐड किया गया था, 2005 का मैंने आपको एक्ट बताया, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 था, उसके तहत इसे एक्ट किया गया था। ठीक है, दूसरी चीज़ हम एक चीज़ कहेंगे, देखिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बट अगर हम इसे देखें, एक तो भारत में इसका अधिकांश प्रयोग व्यापक प्रयोग नहीं हो जाता है, इसे वृहद वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र माना जा सकता है, वृहद ADR मान सकते हैं हम। और क्यों मान सकते हैं, इसका कारण है कि भारत में अधिकांश यूज नहीं होता है, इस व्यापक प्रयोग नहीं होता, इस वजह से इसे मान सकते हैं हम। ठीक है, वृहद ADR का हिस्सा। तो क्वेश्चन 98 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 99, यदि कोई व्यक्ति सदन के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वो कौन से सदन का सदस्य रहेगा। तो बिल्कुल सही है भाई, अगर दोनों सदनों में इलेक्ट हो गया तो बता दे भाई कौन से में रहना चाहेगा, तो उसे एक से अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, तो वो 10 दिनों के भीतर ही करना होगा। दूसरा, भारत के संविधान में से स्पष्ट रूप से नियम निर्धारित हैं। देखिए ये स्पष्ट रूप से नियम यहाँ संविधान में नहीं होंगे, ऐसे नियम्स आपको कहाँ मिलेंगे, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको ये 1950 और 1950 और 1951 का दोनों एक्ट बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो देखिए ऐसे आंसर्स में दोनों सही वाले ये तो एलिमिनेट हो जाते हैं, एक गलत नहीं है, तो आंसर आ गया, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। इस तरह से आप क्वेश्चन वहाँ कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि दिनेश गोस्वामी समिति और वोहरा समिति किससे संबंधित है। अब आप देखिए दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी 1990 में, वोहरा समिति बनी थी अक्टूबर 1993 में। तो पहले बनी थी दिनेश गोस्वामी समिति, अगर क्रोनोलॉजी आती है, बाद में बनी थी वोहरा समिति। अब किससे संबंधित थी भैया, चुनावी सुधारों से संबंधित थी दोनों समितियाँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए इस वीडियो पे। अगर कोई डाउट होते हैं तो प्लीज़ आप डाउट्स को मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या @dreamcsc मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता दिया हूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। किसी को डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करना है तो वो भी लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। अगर किसी को किसी मेंटरशिप से रिलेटेड हेल्प की ज़रूरत होती है तो प्लीज़ वो भी कांटेक्ट कर सकता है। बट मेरे पास एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, आप जो सीरियस स्टूडेंट हो तो प्लीज़ कृपया वही शामिल हों, अन्यथा मेरा समय बर्बाद करने के लिए ना हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।